अपने लोग को ना खुले मन से इन सब चीजों पे चर्चा करनी चाहिए, बिना एक दूसरे पर कोई दबाव बनाए, कोई एक दूसरे पर मतलब किसी के बारे में गलत जो है सोच को बनाए हुए ना, खुले मन से करना चाहिए। क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण चीज है कि दर्शन में हम सभी जूझ ही रहे हैं कि हमको ये दर्शन पढ़ने में अच्छा लगता है ना। लेकिन ये अच्छा होने की जगह पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, या ये अच्छा होने की जगह पर क्यों नहीं दिख रहा है समाज। तो भैया देखिए, मुझे लग रहा है कि ना कि अच्छा होने की चाहत सभी में है, तभी ये दर्शन इतना प्रोग्रेस भी कर पाए। यदि अच्छा होने की चाहत नहीं होती ना, तो कोई आदमी जुड़ता ही नहीं। अब अच्छा होने की चाहत तो हो गई, लेकिन अच्छा होना है, मैं स्वयं अच्छा हो जाऊं, इसके लिए उसमें वो प्राथमिकता का भी होना आवश्यक है। आप हम सभी चाह रहे हैं, लेकिन हमारे में ये स्थूल जो है ना, ये इच्छा में है, हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हमारी प्राथमिकता में कोई दूसरा चीज है। ये भी है, जो हम लिस्ट बनाते हैं ना, उस लिस्ट में ये भी शामिल है कि इसको भी समझना है। लेकिन उस लिस्ट में ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं है, ये कहीं हाँ, सेकंड वो थर्ड बाबा जी जो फोर्थ। आवश्यकता की बात कर रहे हैं, आवश्यकता बनेगी एग्जैक्टली। तो ये होगा। तो वो आप मुद्दा वही प्राथमिकता। है। हाँ। पर तो आवश्यकता बननी यानी किस तरह बने आवश्यकता वो? वही पढ़ते अब पढ़ने, मुद्दा। हाँ, हाँ मनन से, पढ़ते पढ़ने में अच्छा लगेगा, उसके बाद में खुद पे विचार आएगा कि मुझे भी ऐसा होना है, तो वही आवश्यकता बनी है, वही जी, उसी से प्राथमिकता आएगी ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बाबा जी जो कर क्या रहे हैं ना, कि हमारे जो एक विकसित चेतना का, हमारे को पूरा का पूरा जो है ना अवधारणा दे रहे हैं विकसित चेतना का। कि देखो, विकसित चेतना में जो भी मानव होगा, वो कैसे जिएगा, उसके भाव कैसे होंगे, उसके विचार कैसे होंगे, उसकी इच्छाएं कैसे होंगी, ये सभी चीजों को दे रहे हैं। और अब हमको खुद अपना स्वनिरीक्षण भी करना पड़ेगा कि ये जो विकसित चेतना हमको सही लगता है कि नहीं लगता, कि जो ये विकसित चेतना की बात कही गई, विकसित चेतना में जो व्यक्ति होगा उसके विषय स्वभाव दृष्टि की जो बात कही गई, वो हमको ठीक लगता है कि नहीं लगता है। और मैं वैसा हूं या ना नहीं हूं, ये भी अपने को देखना पड़ेगा। यदि मैं वैसा नहीं हूं और वो मुझे ठीक लगता है, तो मुझे वैसा होना है, ये मेरी में प्राथमिकता बनी या नहीं बनी। तो ये भैया, प्राथमिकता। हाँ, ये यानी कि अध्ययन में तीनों नियम या मानवीय आचरण, इसके बारे में बहुत ही है और काफी कुछ विस्तार से है। मैं बिल्कुल ये सोच रहा था, यानी कि ये सब तो बार बार आता है और वो लगभग ख्याल आ गया है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होगा सार्वभौमत्व तक जाने में। पर हमारे वास्ते इस वक्त की जो चीज बनी है, वो तो न्यायपूर्ण व्यवहार और उसके बाद अ, व्यवस्था में विचार। भागीदारी करना, हम्म। इतना ही अच्छी तरह से वो उसी पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो उसके वास्ते किस तरह का प्रारूप बने अपने अध्ययन का या मनन का या जो भी जैसे, वो ज्यादा जरूरी लगता है भैया मुझे। और उस पर अगर कोई प्रकाश, यानी आपके, यानी कि आनंद भैया यहाँ पे बताइए ऐसे। मुझे तो लगता है कॉन्सेंट्रेट तो वही होगा कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ, जो संबंध है, संबंध को पहचानना और संबंध का निर्वाह करना, उसी में न्याय आ ही जाता है। न्यायपूर्वक निर्वाह करना और व्यवस्था में भागीदारी करना, वो भी इतना इतना ये लेवल आया तो ही आगे के, और तो सारे लेवल आ जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। अगर एक तरह संबंध और संबंध होना है यानी सर, तो वो फिर आगे की बात आ गई एकदम। तो मेरे ख्याल से न्याय संबंध पहचानने से ही आगे बढ़ा जाए, और उस वो करते करते सहअस्तित्व का ख्याल आएगा। पता नहीं, ऐसा कुछ मेरे ख्याल में, आई होप, यानी पता नहीं मैं अपनी बात जो मेरे मन में सच वो है वो रख पाया हूँ या नहीं। बिल्कुल भैया, आपकी बात तो पहुंच रही है। और मुझे लगता है कि ना, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है हमको, जो ईमानदारी से इस रास्ते पे चलना होगा और गंतव्य तक पहुंचना होगा, तभी हम किसी का मार्गदर्शन कर पाएंगे। अभी हम सभी जो है ना, वो बीच रास्ते में ही है। इसलिए हम एक दूसरे को कोई उस तरीके से मार्गदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। बाबा जी क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि वो उस रास्ते से चल के वहां गंतव्य तक पहुंचे थे। अभी हम सब बीच रास्ते में ही हैं अटके हुए। तो ये मुझे लगता है कि हम लोग को पर्सनल वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुझे वो जर्नी तय करनी होगी
तभी मैं दूसरे को मार्गदर्शन भी कर पाऊंगा। जैसे मैं अपनी बात बताऊं अंदर से, मैं अभी, मुझे लगता है कि मैं जो भी दूसरे लोग साथ संवाद करके क्या कर सकता हूँ, तो उनको भास आभास करा सकता हूँ, मतलब भास करा सकता हूँ। क्या मैं उनको साक्षात्कार करा सकता हूँ? मैं कहूंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं विश्वास है कि मुझे साक्षात्कार है या नहीं। ये विश्वास बना है कि भास है, भास हुआ है, इसलिए मेरे को ये लगता है कि मैं दूसरे को भास करा सकता हूँ। तो मुझे दूसरे को यदि साक्षात्कार कराना है तो मुझे खुद करना पड़ेगा। मुझे खुद ही नहीं साक्षात्कार किया हूं, आपको कैसे साक्षात्कार के लिए कैसे होगा, कैसे बताऊं आपको? तो जर्नी मुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। जैसे मनन है, कि भाई मनन जो है वो कैसे होगा, मनन स्टार्ट कैसे होगा? तो जब तक मैं खुद मनन नहीं किया हूं, मैं आपको कैसे बताऊं कि मनन कैसे होगा? तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि भैया देखिए, समाज में हर आदमी जागृति क्रम में एक ही जगह पे नहीं खड़ा है। हर आदमी का चेतना का स्तर, अभी हम कहने के अर्थ में भ्रमित चेतना बोल देते हैं, जीव चेतना बोल देते हैं। लेकिन ये जीव चेतना कोई एक सिंगल जो कहे ना, मतलब वो सिंगल स्थिति नहीं है, वो बैंड में है। वो एक पूरा बैंड है, उस बैंड में कोई बहुत नीचे भी है, कोई उसमें ऊपर भी है। तो वो, और मुख्य काम तो खुद पर ही करना है ना, बिल्कुल और भी वही है, बाहर आएगा कार्य में या व्यवहार में। बिल्कुल। और इसके लिए कहीं किसी को कोई भी मनाही नहीं है, पूरे दर्शन में कहीं पर भी किसी को भी कोई भी मनाही नहीं है। और जो भी अपने में गुणात्मक परिवर्तन चाहेगा, उसके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन उपलब्ध है। मेरे को तो लगता है कि दर्शन में पूरा मार्गदर्शन उपलब्ध है, लिखित रूप में भी है ना? क्योंकि अब तो बाबा जी वैसे नहीं है, लेकिन उनकी जो भी है रिकॉर्डिंग्स है, ऑडियो वीडियो पुस्तक है, ये मार्गदर्शन के रूप में तो उपलब्ध है ही। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा उनकी शांत हो सकती है। तो सबसे बड़ा भैया, जैसे मेरा आचरण है, मुझे अपने आचरण में यदि वो सुधार की आवश्यकता नहीं लगती है, तो मैं क्यों उसके लिए प्रयास करूंगा? मुझे अपने आचरण में सुधार की आवश्यकता लगती है तब तो मैं प्रयास करूंगा। ये तो देखिए ना, अभी इस दर्शन को छोड़ करके हम बाकी जगहों पर भी देखिए। मैं तो सिंपल, जैसे आईआईटी की तैयारी बच्चे लोग करवाया, सभी तैयारी करते, सभी का नहीं होता है। किनका होता है? मैं देखता हूं जिनकी प्राथमिकता होती है उनका होता है, जिनकी प्राथमिकता नहीं होती उनका नहीं होता। एक ही चीज मुझे वहां भी समझ में आता है, जिनकी प्राथमिकता होती है उनका होता है, जिनकी प्राथमिकता नहीं होती उनका नहीं होता है। तो मैं अपनी ही बात कहूं कि भाई मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है मेरा, मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका एक ही लाइन मैं जो अपने लिए बोलूंगा कि भैया मेरी प्राथमिकता नहीं बनी। दूसरा कोई चीज मुझे तो नहीं लगता। मेरी प्राथमिकता बन गई है और उसके बाद भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। उसमें प्राथमिकता बन जाने के बाद हम प्रोसेस में आ जाते हैं, और उस प्रोसेस में उत्साह पूर्वक लगे रहते हैं। आप जैसे बाबा जी का ही देखिए, उनकी प्राथमिकता बनी, तो वो देखिए कब होगा वो, उनका वो मतलब वो नहीं है, आतुरता कातुरता है नहीं है कि मुझे समाधि नहीं हुआ, मुझे समाधि नहीं हुआ, कब होगा समाधि? क्योंकि जब वो समाधि के अभ्यास के लिए आए थे, समाधि संयम के लिए, उनको ये पता तो नहीं था कि समाधि 10 साल में होगा, 20 साल में होगा, 25 साल में होगा, 50 साल में होगा, उनको नहीं पता था। लेकिन उनकी प्राथमिकता में थी तो वो उस प्रोसेस में लगे रहे। तो जो प्राथमिकता में होती है, तो चीजें हम प्रोसेस में लगे रहते हैं, हमारा उत्साह बना रहता है। जैसे बाबा जी समाधि को नहीं पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे पहले की जैसे वो ध्यान की स्थिति नहीं हो रही है, धारणा की स्थिति नहीं रही है, ऐसा थोड़ी है। तो बाबा जी जो भी कर रहे हैं उनको दिख रहा है, मैं समाधि तक नहीं पहुंचा हूं लेकिन समाधि के रास्ते में आगे बढ़ रहा हूं। उनको लग रहा है ना कि वो धारणा की स्थिति में आ रहा है, उनको लग रहा है कि मैं ध्यान की स्थिति में आ रहा हूं। तो हमारे लिए तो मुझे एक ही चीज लगता है कि हम इस रास्ते में आ जाए और अपने लिए कुछ एक गुणात्मक जो भी है प्रोग्रेस का, उसको पैमाना बनाए और उसको हम चेक करते रहे कि मुझ में गुणात्मक परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। वो भी आवश्यकता लगेगी तो, आवश्यकता नहीं लगती है तो नहीं होगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है, बाकी लोग बताएं। प्राथमिकता का बहुत बड़ा रोल है जागृति क्रम में आगे बढ़ने से। और इसमें एक जगह बाबा जी ने मानव व्यवहार दर्शन में लिखा भी है, मतलब अध्याय जो 17 है, उस अध्याय 17 के पहले ही पेज में उन्होंने जो लिखा है, मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ
कि सुख की उपलब्धि के लिए पंच इंद्रियों द्वारा अजस्र प्रयत्न के पश्चात भी उसकी अक्षुण्णता या निरंतरता ना हो पाने के परिणाम स्वरूप ही ऐसी सुख की निरंतरता की संभावना की ओर मानव पुनः प्रयत्नशील होता है। ऐसी संभावना इस सिद्धांत पर है कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है, उसके पूर्ण होने व प्रमाणित होने की उतनी ही संभावना है। ये लाइन महत्वपूर्ण था। ऐसी संभावना इस सिद्धांत पर है कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है, उसके पूर्ण होने व प्रमाणित होने की उतनी ही संभावना है। तो वो सुख की उपलब्धि के लिए अलग तरीकों को अपना करके वो पूरा नहीं हो रहा है, लोग को ये पता भी चल रहा है, लेकिन वो होगा कैसे? इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है, मतलब इसको देखेंगे जिसमें प्राथमिकता जितनी ज्यादा बनेगी, उसके पूर्ण होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसको और फैला के देखें तो वृत्ति के द्वारा मन के क्रियाकलापों को जो बेसिकली जानना मानना, यदि ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है तो जागृति क्रम में आगे रास्ता नहीं खुलेगा। वृत्ति के द्वारा मन के क्रियाकलापों को जानना मानना ही पड़ेगा, चित्त के द्वारा वृत्ति के क्रियाकलापों को। तो उसी को बाबा जी ने जो लिखा है, वो जो अध्ययन विधि में जो बोल रहे हैं, उसमें अनुकरण अनुसरण जो बोल रहे हैं कि धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना और न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करना। तो पहले ये देख लेना कि भाई मुझे जो मेरे विचार है वो धर्मपूर्ण नहीं है, मेरी इच्छा सत्यपूर्ण नहीं है, और मेरा जो व्यवहार है वो न्यायपूर्ण नहीं है। लेकिन ये तीनों चीजें मैं अपने आप में चाहता हूं, वो मेरी तीव्र इच्छा में आ जाए कि मेरे विचार जो है वो धर्मपूर्ण हो जाए, मेरी जो इच्छा है वो सत्यपूर्ण हो जाए, सत्य के अनुरूप हो जाए, और जो मेरे व्यवहार में वो न्याय स्थापित हो जाए, इसकी प्राथमिकता मुझ में हो जाए। जब तक ये नहीं होता है, हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? और ये एकदम चक्रीय भी है ना, न्यायपूर्ण व्यवहार से धर्मपूर्ण विचार, धर्मपूर्ण विचार से सत्यपूर्ण इच्छा, वही परावर्तन और प्रत्यावर्तन की बात आ गई। बिल्कुल, है ना? तो भैया मतलब मुझे लगता है कि ना, हम लोगों को स्टडी करेंगे ना, जैसे मुझे एक लगता है कि भाई लोगों को स्टडी करेंगे, लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन अध्ययन में लगे नहीं हैं, इसको अपने जीने में आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसको उसकी जगह हम यदि स्वयं पे फोकस करें कि क्या हमने क्या स्थिति है, क्या हमने प्राथमिकता बन गई है क्या, है ना? और हमें प्राथमिकता बनी है तो किस विधि से बनी है, हम उस प्राथमिकता के आधार पर कहाँ तक आगे बढ़ गए हैं, क्या हमने मनन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है? तो ये सब मुझे लगता है कि खुद को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। भैया तभी मेरा, हम। यानी कि मेरा प्रश्न, यानी कि मेरी जो, यानी कि इस वक्त की बात है, वो परिचय शिविर कर रहे हैं और जो अध्ययन में नहीं आए उनके वास्ते नहीं है। जो हम अपन जैसे भी ये है, ये ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, अध्ययन में लगे हुए हैं जो, और उनके बारे में, यानी अपने बारे में ये प्रश्न है। हाँ देखिए, जो अध्ययन में लगे हुए हैं, अपन बोल तो रहे हैं अध्ययन में लगे हुए हैं, पहले अध्ययन को समझना भी पड़ेगा। अभी यस अध्ययन में यस, लगे दैट हुए व्हाट, हैं। या या हाँ एग्जैक्टली। कि ये हाँ कि ये पठन में लगे हुए हैं, अभी पठन में लगे हुए हैं भैया, ये समझना होगा, एग्जैक्टली। है ना? बस वही 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 तो। हाँ। तो उसके लिए जो भी हमारे को जो लगे हुए पठन में कुछ ना कुछ भास आभास तो हो ही रहा है, तभी तो समय निकाल रहा है। अभी हम कोई दूसरा चीज कर सकते थे, दोस्तों के साथ घूमने जा सकते थे, है ना, मूवीज देख सकते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो भास आभास हुआ है, और उस भास आभास को और दृढ़ करने के लिए अपना समय निकाल रहे हैं, है ना भैया? तो हमको इसको भी देखना पड़ेगा। एक्चुअली में ये जो है ना जागृति क्रम में, ये बहुत आतुरता कातुरता से नहीं होता है। मुझे लगता है कि हमारे को मतलब तुरंत ही साक्षात्कार हो जाए, अनुभव हो जाए। भाई अपेक्षा के रूप में तो आ ही जाता है, मेरे में भी आ गया है कि भाई अनुभव हो जाए, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि कोई वो एक प्रोसेस है, कोई एक माध्यम है। चित्त की पहले जागृति होगी, फिर बुद्धि क्रियाशील होगा, तभी आत्मा क्रियाशील होगा। चित्त और बुद्धि की क्रियाशीलता हुई नहीं और आत्मा की क्रियाशीलता की हमारे में अपेक्षा बनेगी, वो तो होना नहीं है। अपेक्षा के रूप में हो सकता है, लेकिन
घटित नहीं होगा। हाँ, तो ये पर आभास आभास की जो आप बात कर रहे हो, वो जो प्रोसेस ही इतनी, एक तो मुझे तो लगता है रोचक है कि वो आगे की स्थिति के वास्ते अपने को प्रेरित करती है, आवश्यकता बनती जाती है ना भैया, उसके मुताबिक बिल्कुल। वो अच्छा ये लगता है। तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ दबाव मुक्त तो होने लगते हैं अध्ययन के प्रभाव से, या जरा भी मनन पूर्वक, या अच्छी तरह से जैसे कि अध्ययन करना चाहिए आप कह रहे थे, वो अगर होने लगता है तो दबाव मुक्ति, या उसको आप जो भी कहो, भास को, वो तो दिखने लगता है अपने में। बिल्कुल। मतलब वो देखिए, स्वयं में उत्साह जो बना रहना है ना, हम स्मॉल स्मॉल प्रोग्रेस भी अपने में पाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उत्साह बना रहता है। क्या स्मॉल प्रोग्रेस? जैसे हमारे को ये दिखता है कि मैं जितना पहले न्याय कर पा रहा था, न्याय का, उससे ज्यादा न्याय में मेरी दृढ़ता हुई है। मेरे में दृढ़ता पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन पहले जितना मेरे में अधीरता थी वो कम हुई है। अधीरता कम होना भी धीरता की तरफ ही तो जा रहे हैं हम। ये भी तो समझना होगा। पहले मेरे में से जितना अन्याय हो जाता था वो अब कम हो रहा है। कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों मेथड से जो मैं अन्याय कर रहा था, अब तो कम से कम ये ध्यान गया कि चलो कायिक वाचिक रूप से उसको बंद करते, मानसिक में हो रहा है। तो ये तीन में से कायिक वाचिक को भी हम यदि रोक पाए और मानसिकता में ही है तो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ। धीरे धीरे मानसिकता को भी डेवलप कर लेंगे, उसको भी ठीक कर लेंगे। तो हमारे स्वयं के स्थिति का स्वनिरीक्षण होना और उसमें इंप्रूवमेंट दिखना, मुझे लगता है कि उत्साह बने रहने के लिए बहुत बड़ा जो है कारण है। हमारा उत्साह तभी बना रहेगा जब हमारे को स्वयं में ये स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंटल जो कहे ना चेतना का डेवलपमेंट वो दिखता रहे। मुझे तो ये लगता है भैया। उसके लिए बाबा जी ने एक जगह लाइन में भी लिखा है, मुझे जो ध्यान में आ रहा है, जो विकास की ओर सक्रिय होने के लिए, है ना, उसके लिए बताया था मन में कौतूहल, वृत्ति में उत्साह और चित्त में आह्लाद। ये विकास की ओर अग्रसर होने के लिए ये मूलभूत ऊर्जा नियोजन कुछ रीति है, ऐसा करके मानव व्यवहार दर्शन में उन्होंने लिखा है। हाँ, तो लिखा है मन में, आखिर हाँ, से। तो मन में कौतूहल का बने रहना। क्या कौतूहल? अज्ञात को ज्ञात, अप्राप्त को प्राप्त करने का। वृत्ति में उत्साह कैसे बना रहेगा? हमेशा हमको ये स्मॉल अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखता रहे। हम नहीं, उत्साह नहीं, मतलब हमारे को इंक्रीमेंटल जो है चेंज नहीं दिखेगा, तो हमारा उत्साह ही नहीं बनेगा, हम कुंठित हो जाएंगे। तो जागृति को एक सघन प्रोसेस के रूप में देखना पड़ेगा कि एक सघन कार्यक्रम है और हम इसमें स्लोली आगे बढ़ते रहे। हम सडन कुछ चाहेंगे कि भाई मेरा जो है चित्त जो है क्रियाशील हो जाए, उसमें साक्षात्कार हो जाए और तुरंत बुद्धि में जो है अवधारणा हो जाए और आत्मा में अनुभव हो जाए, ऐसा कोई प्रोसेस जैसा तो दिखता नहीं। क्योंकि होता तो हम लोग कर पाते, नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है नियति विधि से। बताइए बाकी लोग। आनंद भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बाकी लोग और जो भी। हाँ भैया, नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया, एक बताइए। बात है, नीतीश राम जी, एक मिनट। मैं, यानी कि मेरा प्रश्न है, यानी कि कितनी देर लग रही है, क्या लग रही है, उस पर तो जरा भी नहीं है। हाँ, सही रास्ते पर हैं या नहीं हम, और वो खुद में चकासने की बात है, बस इतनी, इतना ही मेरी जिज्ञासा या कंसर्न है भैया बस। मैं जोड़ूं क्या भैया इसमें? जी जी भैया, जोड़िए भैया। हाँ, भैया देखिए, ये जो प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं कि भाई प्रोसेस डिफाइंड या प्रोसेस समझने की बात, या इसको हम करें कैसे वाली बात है, तो बहुत छोटी छोटी टिप्स बहुत सारी पूरे दर्शन में बहुत सारी जगह पे दी हुई है। अभी हम लोग की क्लास में एक रंजना दीदी ने ये एक छोटी सी लाइन याद दिलाई, पर गुण गणना से स्वयं के पर गुण गणना के अभ्यास से स्वयं के गुण का, दुर्गुणों का नाश होता है। स्वयं के दुर्गुण का नाश होता है। हम्म। अब ये एक बहुत अपने आप में प्रोसेस है और वो क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस है।
इस श्रेष्ठता का सम्मान करने के लिए हमको हर जगह पे, हर तरफ, अपने चारों तरफ लोगों की अच्छाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जो छिद्रान्वेषण करने की जो एक आदत पड़ी हुई रहती है, उससे मुक्त होना है। छिद्रान्वेषण बंद करने से विरोध मुक्त होंगे। जितने जितने विरोध मुक्त होंगे उतने उतने हमारे आगे बढ़ने की रास्ता दी कि हमको एक अंदर से जो फीलिंग, जो अपन बात कर रहे हैं कि मन में कौतूहल से मुक्ति होगी, और दूसरा मन में जो जिज्ञासाएं हैं वो बढ़ती जाएगी कि भाई मन मेरा शरीर के साथ जो लगा हुआ है, शरीर का उपयोग करना सीख ले, शरीर का सदुपयोग करे, और मन मेरा आगे की तरफ लगे कि भाई जो मेरी दृष्टि है वो कितनी न्यायिक हो रही है, कितनी धर्मपूर्ण हो रही है, कितनी सत्य को देखने की तरफ बढ़ रही है। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है, यही प्रोसेस है। इसका कोई एक अलग से अपन शब्दों में बहुत ज्यादा भाई, अलग अलग जगह पे बाबा जी ने कई तरह के सीक्वेंस दिए हैं। ये सभी सीक्वेंस, सभी प्रोसेस है, और सभी अपने को एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं। द होल द कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज, ये पूरा सर्कुलर है। ये सब चीज, जो भी चीज बात करते हैं अपने यहाँ पे, हर चीज सर्कुलर है, क्योंकि जो अस्तित्व है सह अस्तित्व के रूप में वो सर्कुलर है। वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये जो बनने बिगड़ने वाला जो एक अपन ये ना, वो एक बहुत जो एक लिमिटेड व्यू वाली बात है। जितना अपन लिमिटेड व्यू रखेंगे अपने को, उतना चीजें बनता बिगड़ता, हमारा प्रोसेस किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, ये सब अपने को जूम इन करना है, और फिर जूम आउट भी तुरंत करना है कि भाई इट इज देयर इन एग्जिस्टेंस। आपके अंदर जो स्थापित है, आपके अंदर जो ऑलरेडी भ्रम मुक्त होने के लिए जो बेसिक में जो भ्रम आपने बनाए हैं, उन्हीं को रिमूव करोगे आप। भाई भ्रम आए कहाँ से? तो समाज से आए, परंपरा से आए। जब मेरे में समझने की कैपेबिलिटी है तो मैं समझता ही हूँ, और समझने के लिए मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता है, समझना मेरे से नेचुरली होता है। अब जो जैसा है वैसा मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये भी मेरे से नेचुरली होता है। पुरुषार्थ लगाने से जो जैसा है वैसा मैं समझ पाऊंगा। तो मेरा पुरुषार्थ इतना लगना है हमेशा कि जब भी मैं किसी भी चीज को समझूं, उसको मैं अनंत कोण से, उसके प्रयोजन के साथ, उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका गुण क्या है, उसका रूप क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, वो अपने वातावरण के साथ है। वो अकेला है ही नहीं। वो जो भी इकाई है वो अपने वातावरण के साथ है। वातावरण में नैसर्गिक दबाव सबका एक साथ लगा रहता है। ये इतना होलिस्टिकल भी सोचना, और फिर वापस एकदम जूम इन करके आना। तो जूम इन जूम आउट जो अपन एकदम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, तो दिस इज द प्रोसेस। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला या ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें टाइम इसलिए लगता है कि हम नित नए भ्रम रोज पैदा कर लेते हैं। रोज कम से कम ये अगर शुरू कर दें हम कि नया कोई भ्रम तो अंदर नहीं जाएगा। जितने भ्रम पुराने हैं उसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे, लेकिन एटलीस्ट आज के बाद कोई भी चीज में भ्रमित कोई चीज होगी तो उसको पहले हम क्लियर करेंगे कि जो भी घटना घटी है नियम से घटी है। नियम हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो नियम को समझने में अपने आप को लगाएंगे कि ये ऐसा हुआ है। जो कुछ भी हुआ घटना से हुआ, आई मीन नियम से हुआ। नियम ही न्याय है, नियम ही सत्य। तो ये पूरा सर्कुलर चलता है। तो अपन अगर बहुत फोकस्ड वे में ये हर दिन की घटनाओं को लेके क्लैरिटी बनाते चलेंगे, तो पुराने जो भी अपने में बने हुए हैं वो भ्रम धीरे धीरे अपने को दिखने लगेंगे। और जैसे जैसे दिखेंगे, विरोधाभासी मान के जो बैठे हैं अपने अंदर, पॉसिबिलिटी है कि अपन दो विरोधाभासी चीजों को, दोनों को मान के जी सकते हैं। ये मानवीय गुण है, मानव में होता है ये ऐसा। और वो दोनों सच हो नहीं सकती है, ये भी जानते हैं। फिर भी उसको मानने की हमारी कैपेबिलिटी है। उस कैपेबिलिटी को मिसयूज नहीं करके उसका सही यूज करना है कि भाई सही को मानने, सही को समझें, जो सही नहीं है उसको निकाल दें। आई टेक ए पॉज हियर भी, अगर कुछ हाँ, अगर इट इज इन द राइट डायरेक्शन तो फिर अपन इस पे और चर्चा कर सकते हैं। और अगर लग रहा है कि थोड़ा फैल गया है तो थोड़ा रुक जाते हैं। वी कम बैक टू दी क्वेश्चन जो भैया का है, अश्विन भैया का। तो मैं
शीशराम भैया कुछ बोलना चाह रहे थे, पहले उनकी बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। हाँ नमस्ते। बिल्कुल। आप तो अभी आनंद भैया ने भी बात रखी है, आपने भी बात रखी, तो मैं तो मेरे में तो कई बार ये भी देख पाता हूँ भैया कि हम्म, कई बार तो ऐसे लगता है कि भाई ये बहुत आसान रास्ता है और अपन इसको पा ही लेंगे, और कई बार दबाव में भी आ जाते हैं कि, और वो दबाव में कब आते हैं जब बाहर की स्थितियों को देखते हैं, कि लोगों को देखते हैं कि यार कहाँ कब जाके वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होगी। लेकिन फिर खुद पे ही ध्यान आ जाता है कि मैं जितना जितना चला हूँ, जितना जितना ये कंटेंट मिलने से उसकी ओर मेरी गति बनी है, तो वो मेरे कार्य और व्यवहार में और थोड़ा मेरे को, मैं फैलाव को भी देख पाता हूँ कि कई बार एक एक लेवल पे परिवार जितना मान रखा है, कितना परिवार मान रखा है, तो वो जो एक एक क्राइटेरिया कर रखा है, वहां भी बहुत बार दबाव में, कि जैसा जितना जितना मेरे समझ में आ रहा है उतना उतना मैं व्यक्त हो पा रहा हूँ व्यवहार में, कार्य में। तो कहीं मेरी पत्नी क्यों नहीं हो रही, क्यों मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तो यहाँ पर भी आके कई बार दबाव बनता है। कई बार इसको फैला के देखता हूँ तो लगता है कि एक बड़े लेवल पे जाते हैं तो कोई न कोई इसको सुनने वाला, कोई न कोई इसको समझने वाला मिलता ही है। ये भी मैं देख पाता हूँ। तो जितना जितना मैं तो ये देखता हूँ इसको, कि जितना जितना आगे बढ़ेंगे, जितना जितना फैलाव को देखेंगे, तो काफी रास्ते सुगम लगते हैं। फिर विचारों में जो भी आपने कहा कि विचार के लेवल पे भी समन्वय व्यवस्था सह अस्तित्व दिखता है, तो एक प्रोग्रेस तो दिखती है, एक आश्वस्ति तो दिखती है। और जैसे जैसे शिविर लेते हैं या जो भी पठन के कार्य में इनमें जुड़ते हैं, देखते हैं, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी कई बार ऐसे लगती भी आश्वस्ति। और दूसरा एक बात कही कि भाई जो कृतज्ञता है उसको देखते हैं तो भी एक रूट तो सही लग रहा है, कि जैसे आज ऑनलाइन ही जुड़ रहे हैं, जैसे आज एक स्थिति में तो अच्छी में खड़े हैं, एक तरफ देखते हैं तो युद्ध वगैरह इतना हमने से नहीं इतना सुनते हैं, तो ऐसे सोचते हैं कि एक बारूद के ढेर पे भी खड़े हैं, तो ये भी एक विकास दिखता है। लेकिन एक गति तो बनती ही है आपस में संपर्क में आने से, एक अस्वस्थी होती है इस चीज की ये भी कहीं न कहीं एक दबाव बनेगा तो ये किसी अगली स्थिति को हम्म, पा पाएंगे, जैसे विचारों से आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा मैं थोड़ा सा इसको देख। जी धन्यवाद। भैया, मैं जो फिर से वापस अपन कई बार इसमें बात कर चुके हैं कि जो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो मतलब हमारे लिए जो है अनुसरण अनुकरण, जो दो विधि बताए हैं बाबा जी ने, एक तो अनुसंधान विधि बताया है, दूसरा अनुसरण अनुकरण अध्ययन विधि। उसमें अनुसरण अनुकरण अध्ययन विधि में देखेंगे तो वो ये दो चीज का अभ्यास, अन्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अथवा अनुसरण करना, समाधानपूर्ण धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना। और इसका जो बोल रहे हैं कि इसके फलन में क्या अपने में गुणात्मक परिवर्तन दिखता है, तो ये दिखता है कि मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है, जो मित्र आशा है। मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोधता है। तो यही देख रहे हैं कि हमारे में मित्र आशा का मतलब क्या, ये मित्र आशा का मतलब निर्विरोधिता है, कि हमारे में निर्विरोधिता हुआ या नहीं हुआ। भैया एक मिनट, यानी अनुसरण अनुकरण जो आपने कहा, वो तो हाँ फिर ये अध्ययन ही हुआ ना, बाबा जी ने जो लिखा है, बाबा जी का अनुकरण अनुसरण ही होगा ना, और तो कोई है बिल्कुल नहीं अपने बिल्कुल, पास। ये देखिए ना, ये लिखा हुआ है अनुसरण अनुकरण अध्ययन, ये लिखा हुआ है, तीनों एक ही चीज बोल रहा है। और पहला उसको बोल रहे हैं अनुसंधान विधि जो बाबा जी ने किया है, और दूसरा जो हमारे लिए बोल रहे हैं अनुसरण अनुकरण और अध्ययन विधि। क्या अनुसरण अनुकरण करना, ये न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करना, समाधानपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना। क्या मतलब इसका, तो देखेंगे इसके लिए आगे भी इन्होंने एक अच्छा चीज जो लिखा है, देखिए ये तो बढ़िया लाइन लिखा है। व्यवहार में गलती एवं अपराध को ना होने देना भी जागृति का लक्षण है।
ये भी हम हर लोगों के साथ इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, तो हमारे को ये हर समय अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या मैंने इनके साथ न्याय किया या नहीं किया, क्या मेरी तरफ से इनके साथ व्यवहार करने में कोई चूक हुई या नहीं हुई। ये स्व निरीक्षण हमेशा स्वयं में बने रहे कि हमने इनके अब साथ इस न्याय पे किया। ध्यान बना रहे, इस पे बिल्कुल एनी टाइम ध्यान बना रहे, तो भी वो एक रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसा ही ना भैया। बिल्कुल। हम्म। भाई हमको अभी अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई हम्म। दूसरे जो है, दूसरे के साथ मैं न्याय कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे को दुखी कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मुझे उसका अवेयरनेस ही नहीं है। और न्याय नहीं भी कर रहा हूँ तो मेरे को दिखे तो शुरू कि भाई यहाँ पर मेरा अन्याय पहले हो रहा है, तो न्याय की वही तरफ पहले रास्ता। हम्म। एग्जैक्टली मान हम्म। लेते हैं कि भाई मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, ये भी तो पता चले कि मैंने न्याय नहीं किया। हम अभी अन्याय तो जो करके अभी तो जो हो रहा है उसको न्याय ही मान रहा हूँ, वो भी एक ऐसे लगता है, तो वो बहुत बढ़िया लाइन थी। है ना, हम्म। अभी अपन तो कहते हैं बच्चों के साथ क्या न्याय किया। भाई उनको अपने से ज्यादा पैसा कमाने लायक बना दिया तो बच्चों के साथ न्याय किया। क्या हम इसको कभी इवेल्युएट कर पाए? देखेंगे हर माता पिता तो यहाँ अब यहाँ भैया न्याय को समझे भी नहीं ना, इसलिए तो वो कहते हैं कि भाई न्याय कर रहे हैं, मतलब वो भी एक बड़ी बात है, ये कंटेंट मिलने से ही न्याय समझ में आया कि न्याय है क्या। वही ना, वही तो मान लेते हैं कि जैसे हम्म। दूसरे लोग, लेकिन सबसे ज्यादा जो न्याय की हमको लगता है कि हम कर सकते हैं वो है अपने बच्चों के साथ। क्या लग रहा है कि हम वहां पर भी न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? कहाँ हो पा रहा है? तो ये अपने लोगों को ये सबसे जो ये व्यवहार में गलती और अपराध को ना होने देना भी जागृति का लक्षण है। ये सबसे ज्यादा हम लोगों को अपने परिवारों में देखना चाहिए। जो बहुत क्लोज रिलेशन जिनको कह रहे हैं, जहां पर हम जी रहे हैं, क्या वहां पर हम गलती और अपराध से मुक्त हैं? गलती का मतलब जिसको बोल रहे हैं कि भाई दीनता हीनता क्रूरता, अपराध को बोल रहे हैं पर धन पर नारी पर पीरा, है ना। तो क्या हम परिवार में धीरता वीरता उदारता में जी पा रहे हैं, या हमसे कहीं ना कहीं दीनता हीनता क्रूरता हो ही जा रही है? सब लोग जांच के देखें, वो पता ही चलता है। और हम इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं कि चलिए हमने अभी तक दीनता हीनता क्रूरता किया, इसका हमको पता चला, और उसकी उसको हम अस्वीकार कर रहे हैं। क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? दीनता हीनता क्रूरता करके ना तो हम सुखी होते ना वो सुखी होता है। यदि हो गए रहते ना तो धीरता वीरता उदारता की जरूरत ही नहीं थी। तो ये हमको पता चलता है कि जो भी हम व्यवहार में गलतियां कर रहे हैं उससे उभय तृप्ति नहीं हो रही है। ना मेरी तृप्ति हो रही है ना उनकी तृप्ति हो रही है। तो अब हमारे पास था ही नहीं कि भाई ये नहीं तो करें क्या। भाई हम चलिए, हम परिवार में चलिए दीनता हीनता क्रूरता नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, क्या करें, ये भी पता नहीं था। तो अब हमारे पास ये दर्शन रेफरेंस आया कि भाई क्या करने से हम सुखी होंगे, तो धीरता वीरता उदारता से हम सुखी होंगे। तो अब वो हमारे को जो सही पर्सपेक्टिव आया, अब हमको उसका अभ्यास करके देखना होगा। और उससे हमको देखना पड़ेगा कि जब मैंने धीरता किया तो उससे मेरी तृप्ति और उनकी तृप्ति दोनों की हुई कि नहीं हुई। यदि होती है तो हमारा उत्साह बनेगा कि यार ये दर्शन काम करता है। इस दर्शन को जब मैं इस आधार पर जब जीने का प्रयास करता हूं तो मुझे तृप्ति मिलती है। वरना हमारे लिए कैसे ये दर्शन काम करेगा, हम कैसे इस दर्शन पे हमारा विश्वास बनेगा। विश्वास बनने का एक यही आधार जो ये बोल रहा है कि भाई हमारा जो जीना होगा उसमें जो हमारा जो स्वभाव होगा जागृत मानव का, वो धीरता वीरता उदारता दया के पा करुणा होगा। हम पहले धीरता वीरता उदारता को ही देखें। वैसा हम स्वभाव का अनुकरण अनुसरण करते हैं। क्या अनुकरण अनुसरण? तो मेरा जो स्वभाव है वो जागृत मानव के स्वभाव के अप्रोक्सीमेट होने लगे। मैं धीरता वीरता उदारता का अभ्यास करने लगूं, उससे मुझे तृप्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? मैं अपनी बात कहूं, मुझे तो मिलता है। मैं जितनी बार भी धीरता को स्थापित कर पाता हूं, जहां पर पुराने सिचुएशंस में, उसी सेम सिचुएशन में मैं जहां पर या तो हीनता या क्रूरता में आ जाता था, उसकी जगह जब मैं जितनी बार भी धीरता में आता हूं, उसको कर पाता हूं, मेरा उत्साह बनता है कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि वो खुद भी मेरे लिए तृप्तिदायक होता है और जिसके साथ किया उसके लिए भी तृप्तिदायक हो पाता है। तो इसकी सूक्ष्मता को पहचानना पड़ेगा। इसी को बार बार जो यहाँ लिखा गया है कि जो ये जो चीज बोल रहे हैं ना
ये न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण करना। दो ही चीज देखिए इसमें लिखा है। अच्छा, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण होने के लिए आपको बेसिकली न्याय का कुछ तो चित्रण बनना पड़ेगा। उसके लिए ये लिखा धर्मपूर्ण विचार। तो न्याय क्या चीज होता है, धीरता क्या चीज है, उसका अपने विचारों में जो स्पष्टीकरण होना पड़ेगा। नहीं तो हमारे को न्यायपूर्ण व्यवहार भी समझ में नहीं आएगा। परिवारों में ज्यादातर जो है, ये जो बेसिकली एक दूसरे को मैनिपुलेट करना, हीनता करना, उसी को ही जो है मानते हैं, यही तरीका है जीने का। न्याय करने को नहीं मानते हैं अभी ज्यादातर परिवारों में। एक दूसरे को मैनिपुलेट करना, उसको जान लेना, अच्छा वो ऐसे कंट्रोल होता है, वो ऐसे कंट्रोल होता है, और उसको इस विधि से कंट्रोल करने को मानते हैं कि हम अनुभवी हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि उससे कोई तृप्ति मिलती है। यदि मिलती तो हर परिवार सुखी हो जाता। तो मुझे लगता है कि बार बार जो है कि हम अपने आप को, एक तो भाई करना क्या है, तो ये क्लियर बाबा जी ने लिख दिया है कि भाई हमको इसका अभ्यास करना है। इसी के अभ्यास करने से ही धीरे धीरे जो ये लिखा है कि मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होगा, वृत्ति चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होगा। और इससे क्या होगा, तो मन वृत्ति वृत्ति चित्त का संकेत ग्रहण करेगा, तो ये स्थिति बनेगी जिसको हम अल्प विकसित बोल रहे हैं। भाई हमारी जो चेतना का स्तर है उसमें पहले अल्प जागृति में हम आएंगे, फिर अर्ध जागृति, फिर पूर्ण जागृत होंगे। तो अल्प जागृत में क्या बोल रहे हैं, इच्छा पूर्वक विचार व आशावादी प्रवृत्ति हो, इस दिशा में मन वृत्ति चित्त तंत्रित हो। तो क्या अभी हमारा मन वृत्ति चित्त तंत्रित हुआ है या नहीं हुआ है, इसको अपने को हर समय देखना होगा। नहीं हुआ है तो हमको वापस जो है बार 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 इसका अभ्यास करना होगा। मुझे तो एक यही कार्यक्रम लगता है ना। आप लोग को और कुछ जैसा लगता हो तो बताएं, किन्हीं को भी, मतलब बढ़िया भैया, आगे। ये एग्जैक्टली यही यही प्रोसेस है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है कि अपने को विचार में स्पष्टता होगी और व्यवहार में न्यायप्रिय होंगे, और उस फल परिणाम में जो हमको लगता है वो दोनों तरफ से दिखेगा ही, और वो तुरंत दिखता ही है। और उस जो ना कुछ थॉट्स के चक्रव्यूह में जो उलझने की जगह पे अपनी इच्छा अनुरूप अपन विचार ला पाते हैं, और अच्छे के इच्छा के साथ, मतलब सह अस्तित्व की दर्शन की इच्छा के साथ अपने विचार को नियंत्रित कर पाते हैं, और वैसे विचार हम में आते रहते हैं। तो हम दिन भर अपना जो, जिसको अपन शायद शुरू जो अपना हुआ था कि भी जिसको मनन हम बोल रहे हैं, वो कंटिन्यूस अपने में चलता रहेगा कि भी सह अस्तित्व की रोशनी में हर चीज को मैं देख भी पाऊं और वैसा मैं जी भी पाऊं। तो प्रोसेस तो यही है भैया, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल भैया, होना मुझे यही है। भी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मतलब देखिए ना, कहाँ है निर्विरोधिता। ये जो बोल रहे हैं, जब पहला स्टेप ही मन वृत्ति का संकेत ज्ञान करता है कि जिसने के फलस्वरूप ही सुख तथा एवं न्याय एवं निर्विरोधिता है, अभी तुरंत ही हमारा विरोध होता है। कोई तुरंत ही विरोध होता है, कोई कुछ बोला उससे हमारा विरोध आ जाता है। चलो हम कायिक वाचिक रूप में हम विरोध व्यक्त ना करें, मानसिकता में कितना फास्ट विरोध हमारा डेवलप होता है। मतलब हम पहले स्टेप अरे में ही अभी नहीं आ पा रहे हैं। हमको यहीं भैया, पर ही अभी ऑलरेडी काम करना मन में इतने इतने सारे विचार, ऑलरेडी मन में, कोई बाहर कुछ कर भी नहीं रहा हो तो अंदर भी बहुत सारे विरोधामुक्त विचार जो है ना, दोनों को पाल रखा है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें रहती है। जैसे अपने को पता है कि भाई शरीर श्रम के लिए है, अब लेकिन आराम करना है। अब ये दोनों विरोधाभासी बात है। शरीर के जिस अंग को जितना अपन यूज करते हैं उतना अपने को वो उपयोगी होगा, वो स्वस्थ होगा, वो अच्छा होगा। एक सिंपल वे में ये देखें कि हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की स्ट्रेंथ में फर्क है। फर्क इसलिए है कि हमने राइट हैंड को ज्यादा यूज किया है, लेफ्ट हैंड को कम यूज किया है। अब लेफ्ट हैंड को यूज नहीं करना गलत है, हमको लेफ्ट हैंड को भी यूज करते रहना है, उसको भी राइट हैंड जितना स्ट्रांग हमको अपना रखना है। एक छोटा सा विचार ये मन में आए और उसको करने लगे तो अपने को पता चलता है भी शरीर श्रम के लिए है। सिर्फ एक लाइन पढ़ लेना और शरीर से दिन भर में एटलीस्ट हर अंग से इतना श्रम कराना कि वो स्वस्थ बना रहे। ये ये दोनों बातें मन में आ जाना और उसको जीना, उसमें पता चलता है कि हमारे जीने में कितना आ रहा है। तो अंतर विरोध तो भर भर के अपने अंदर बसा हुआ है,
उसको जितना अपन छांट छांट के देखेंगे उतना अपने को क्लियर करने का मन करेगा। बस यही था, ये भी एक बार के लिए। बिल्कुल भैया। मुझे तो लगता है कि ना कि बार बार मुझे लगता है ये जो चैप्टर है इसको बार बार पढ़ना चाहिए, ये जो मानव विभव दर्शन का ये 17वां चैप्टर। एकदम। हाँ, इसमें काफी अपने को जो है क्लैरिटी मिलती है कि भाई हमको अभ्यास करना क्या है। ये हम्म। चैप्टर को मैं कई बार देख चुका हूँ, कई बार लोगों से डिस्कस किया हूँ और बार बार करता हूँ। इससे मुझे भी ध्यान आकर्षण होता है। मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ ये चीज, तो मैं अपना भी आकलन करता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ मैं भी निर्विरोध नहीं हुआ हूँ, कहाँ कहाँ मेरे में भी विरोध का भाव बना हुआ है। ये सब मेरे में भी, मैं आपको बोलता हूँ तो मेरे अंदर भी वो पूरा आकलन हो रहा है कि किस किस व्यक्ति के साथ जो है मेरा निर्विरोधता नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ पर जो ये वाली जो चूक है ये मेरे से हो जा रही है। ये सब मैं बहुत अपने में सुंदर है। आकलित करता हूँ। तो ये बहुत भी मेरे लिए बढ़िया तो है। यूजफुल है ना। मैं आपको बोलता हूँ तो एकदम। मुझे भी इसमें दिखता है कि मैं भी यहाँ पर व्यवहार में गलती कर रहा हूँ। तो वो जो हमारा पूर्वाभ्यास इतना गहरा हो गया है कि हम ये नए वाले अभ्यास को ना करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहां जाता ही। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, वो पुराना जो भी है उसका पूर्वाभ्यास का वो एक जो एक कहे कि रिदम हो गया है या उसको गति मिल गई तो उस गति में वो हमेशा रहता है। उस गति को बदलना है तो हमको नई दिशा देनी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा। अब बल यही है जो बाबा जी बोल रहे हैं कि भाई इसको पढ़ते रहना। जो भैया बात बोल रहे थे कि भाई पढ़ने में अच्छा लगता है, इसकी एक उपलब्धि है। पढ़ने में अच्छा लग रहा है इसका मतलब हम इसको बल दे रहे हैं। क्या चीज को बल दे रहे हैं? ये सही को। ये काम नहीं कर रहा है ऐसा नहीं, ये बहुत स्लो काम करता है। हम इसको पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और ये हमको अच्छा लग रहा है। हम इसको सुन करके हमको अच्छा लगता है, स्वीकार हो रहा है, मतलब ये काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? तो हमारे वो चित्त में जा करके बहुत स्मॉल तरीके से देखेंगे ना, वो स्वीकृति बनते जा रही है, बनते जा रही है, बनते जा रही है। और वो कैसे हमारे में काम करने लगेगा अपने को नहीं पता चलता है। तो हर चीज उपकारी है मुझे तो लगता है। ये दर्शन को अपने को इस तरीके से पढ़ते रहना भी उपकारी लगता है। बहुत उपकारी है भैया। बहुत अपने में ध्यान जानना ही बहुत इतना इतना सुंदर अनुभव एक्सपीरियंस होता है, इतना प्रेरणादायक रहता है, इतना उत्साहित रहते हैं कि इसको वापस वापस जितनी बार करें और जितनी बार ये रियलाइज करें कि हमारी प्रैक्टिस में विरोध तो थोड़ा सा भी अगर आता है तो तुरंत अपने को पता चलता है कि यार अंदर अच्छा नहीं लग रहा है। अपने आवाज में बदलाव आ जाता है, अपनी चीजें चेंज हो जाती है, अपने को एकदम इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है भैया। आजकल तो एकदम इतना जल्दी ध्यान आता है और तुरंत ध्यान आता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है। मतलब ऐसे लगता है कि ये पता नहीं क्या हो गया, कुछ अजीब सी चीज कैसे हो गई है, विरोध के भाव ही कैसे आ गए अपने। बिल्कुल भैया। और अब और अपन और बातचीत कर भैया, रहे हैं, इससे भी हमारा ध्यान चला जाता है यार ये सही में हमारे अंदर चल रहा है। और सही के प्रति हमारी जो एक कहे ना, सही के प्रति हमारा जो आसक्ति बोले उसको आसक्ति बोले कि सही के प्रति हमारा जो भी एक कहे कि जो उसका स्ट्रेंथ है वो मजबूत होता है, बढ़ता है कि नहीं यार ऐसा होना है। प्रेरणा मिलती है अंदर से। हम जैसे लगता है कि एक संकल्प नहीं, आज की बात से मैं धीरता में ही जीऊंगा, आज के आज से मैं व्यवहार में गलती नहीं करूंगा, ऐसा अंदर से संकल्प बनता है। वो चलो बात है कि टूट जाता है, लेकिन इसी विधि से बार बार हो करके वो होता है, स्थापित भी हो जाए। स्मॉल संकल्प बना, वो टूट गया, फिर हम बनाएंगे, फिर टूटेगा। इसी विधि से करते करते मुझे लगता है कि निरंतर हो जाएगा वो। 100% होगा भैया, 100% होगा। भैया जैसे जैसे भी विरोध की बात आती है तो कई बार भैया ऐसे, जैसे कोई, जैसे मेरे को लगे भाई सामने वाला सही नहीं जी रहा है, तो कहीं न कहीं वो नहीं जी रहा है, ये जब बात आती है तो एक लगता तो विरोध सही है वो, और विरोध है तो ही मैं बात रख पा रहा हूँ। यहाँ कैसे इसको क्लियर करते हैं कि जैसे मैं मेरी बात रखूं तो जैसे देता वेता उदारता स्वभाव है, तो ये है कि भाई वो जैसा जी रहा है और वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा, तो कहीं न कहीं वो मेरे में विरोध है, इसीलिए वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा तो इसीलिए मैं उसके सामने वो कंटेंट रखने की कोशिश करता हूँ। अब वो कंटेंट को सुने या ना सुने वो एक अलग इश्यू है। लेकिन यहाँ इसको हैं? स्नेह पूर्वक अगर अपन भैया आत्मीयता भैया से एक मिनट, यहाँ तो एक मैं प्रपोजल भैया के रूप में। आनंद भैया, हाँ, एक प्लीज मिनट फिर बोलिए आप भैया। कहिएगा।
यानी कि भैया ने जो कहा तो मुझे याद आया, कर्म दर्शन में भाई बाबा जी ने हर एक प्रकार के व्यक्ति के साथ डील करना कैसा बताया है, पापात्मा, दुखी, सुखी और पुण्यात्मा। तो उस कैटेगरी में किस तरह से उनके साथ रहेंगे तो वो विरोध की बात नहीं आएगी। मुझ में भी जिस जो श्री श्याम जी का प्रश्न है, मेरे में तो बहुत था, परंतु ये और यही वो अपने परंपरा में गीता में कहा है, मैत्र अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुणा। किस तरह से, यानी अपने से साथ का है तो कैसे, ऊपर है तो कैसे, और नीचे का है तो कैसे उसके साथ बात करनी। और बाबा जी ने बहुत स्पष्टतया लिखा है। अब आप कहिएगा भैया। भैया वो भी गठन पूर्ण परमाणु के साथ, जीवन के साथ एक मानव है, अपनी समझ से जो कर रहा है, इस सहअस्तित्व की दृष्टि को बना के उससे स्नेह पूर्वक अगर वो सुनना चाहता है, उसकी स्वीकृति है, तो अपन प्रपोजल के रूप में प्रस्तुत हो जाएं। नहीं तो अपन निश्चित दूरी बना के रख लें। ये दो ही रास्ते होते हैं भैया, क्योंकि गठन पूर्ण परमाणु के साथ अपन को मानेंगे, सामने वाले को भी मानेंगे, तो हस्तक्षेप जहां भी करेंगे वहां घर्षण होगा। हस्तक्षेप अपने को बिल्कुल नहीं करना है। उसको बताना भी है तो बहुत सारी चीजों को उसमें चेक करके फिर बताना, और बताने का तरीका एज ए प्रपोजल रहेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं तुम गलत हो, ये निर्णायक तरीके से बताएंगे तो भैया वहाँ अपने को भी परेशानी होगी। वहां अपना ऑफर ही जाएगा कि भाई आप जांच के देख लो इसको। मैं कुछ हेल्प कर पाया भैया आपकी, श्रीराम? भैया वो जो बताने वाली बात है वो तो आगे आ जाती है। उससे पहले ही मैं वो स्टेज को देख रहा था कि वहां पर उसको कैसे देखें कि भाई जैसे वो सही नहीं जी रहा, ये जब विचार में आता है वहीं पे कहीं विरोध लगता है क्या? ऐसा मेरे को कई बार ऐसे लगा। हालांकि मैं उसको देख पाता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं विरोध तो हुआ ही है। मतलब ऐसे में उसको, आप मेरी बात पकड़ पाए भैया? ठीक भैया, मैं जैसे पकड़ मान लो, पाया भैया उसके। हाँ, कोई कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है, उसको देख हाँ के कार्य भी अपन कर रहा है या प्रभावित नहीं हो। व्यवहार कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, अपन प्रभावित नहीं हो, इसके लिए हम क्या करें? ये सवाल आपका ऐसा पकड़े भैया कि उससे हमको हाँ प्रभावित हुए बगैर कैसे रहना है। हाँ हाँ। भैया उसको थोड़े बड़े फ्रेम में देखेंगे कि वो भी ये काम सुखी होने के लिए कर रहा है। उसकी समझ जितनी है कि उसको इससे सुख प्राप्ति होगी, इस आशय में वो कर रहा है, और उसको इससे सुख नहीं मिलेगा तो वो बदल ही लेगा। अपना जो भी काम कर रहा है वो, उससे अगर उसको सुख नहीं मिलेगा तो वो बदल लेगा। अगर उसको उसमें सुख की जो एक एक्सपेक्टेशन है, या जो भी उसने मान रखा है कि ये काम सही है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, तो उसके प्रति विरोध होने की बजाय एक एक मैत्री का भाव, एक दया का भाव कि यार अगर हो सके तो मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई इसको ऐसा भी सोच के देखो आप, और फिर डिसाइड करो आपको कैसे क्या करना है। तो वो जो कुछ भी, क्योंकि अपने चारों तरफ भैया अभी जो अव्यवस्थित दुनिया है, इस दुनिया में तो अपन जिधर भी नजर दौड़ाएंगे उधर जो कुछ भी घट रहा है उसमें आपको शोषण होता हुआ दिखेगा। पृथ्वी का शोषण, दूसरे मानव का शोषण, ये होता हुआ तो दिखेगा ही दिखेगा चारों तरफ। तो उन सब को देख के उसको एक होलिस्टिक वे में, बड़े वे में देखना पड़ेगा कि भी ये सब जो है नासमझी वश है, और इनकी समझ हो जाएगी, ये विश्वास अपने में बनेगी भी, क्योंकि अब समझदारी वाला कंटेंट आ चुका है, इंटरनेट अवेलेबल है, धरती की इतनी जरूरत है, इतनी कुछ हो गया है कि अब ये कंटेंट के लिए प्यास लोगों में बढ़ रही है। तो अपने आप धीरे धीरे जैसे ही एक व्यवस्था बनेगी तो ये अपने आप स्प्रेड होगा। ये क्लैरिटी अपने में रख सकते हैं भैया। एक एक तरीका ये हो सकता है, और भी बाकी लोग कुछ और ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि विरोध करके हम खुद परेशान होते हैं, इसके अलावा कुछ होता नहीं है, ये भी समझ में आता है कि भी अच्छा चलो हमने विरोध उनके लिए मन में बना लिया, उससे हमारा क्या भला हो गया। बढ़िया भाई। यहाँ जो एक बात है ना, एक वो पर गुण गणना से अपने दुर्गुण का नाश होता है, पर गुण गणना के अभ्यास से। तो अपने को उसमें भी कुछ अच्छाई क्या देख सकते हैं अपन, वो ढूंढने की कोशिश करना पड़ेगा। भाई कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से, या कितनी कुशलता से, या किस तरह से वो जो काम कर रहा है
एक भाग उसका अच्छा है, लेकिन उसका पूरा टोटलिटी में वो सही काम नहीं कर रहा है। उस चीज के साथ साथ अपने को उसमें सिर्फ उसकी तकलीफ को या उसकी गलती को देखेंगे तो फिर अपन विरोध में ही आते हैं। जो आपके मन में आ रहा है वो भाव नेचुरल है, वो सबके मन में, अभी मैं भी देखूंगा तो मेरे मन में भी वही आएगा। तो वहां पे मेरे को यही देखना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली वो भी जाना किधर चाह रहा है, वो भी मेरे जैसा ही है। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले या 10 साल पहले शायद मैं भी वैसा ही कर रहा था जो आज वो कर रहा है। बढ़िया। बढ़िया मतलब जी। इस तरह से अपन इसमें, चेक कर सकते हैं। हाँ, बोलिए इसमें भैया, हाँ बोलिए भैया। एक एक जो लाइन है 16वें चैप्टर में, इसको देखना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है कि एक ये जो लिखा हुआ है ना, विकास और जागृति संपूर्ण सृष्टि का लक्ष्य है तथा सृष्टि में प्रत्येक जड़ इकाई की चेष्टा विकास क्रम और विकास के लिए है। सृष्टि सृष्टि में इकाई के स्वतंत्र अस्तित्व का दर्शन नहीं होता। प्रत्येक इकाई, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो हम पढ़ते हैं, प्रत्येक इकाई वातावरण के दबाव से क्षुब्ध होकर स्वतंत्र होने के प्रयास में है, साथ में वातावरण से प्रेरित रहता ही है। सृष्टि जड़ एवं चैतन्य दो स्वरूप में है। जड़ अपने त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी रूप में है, जिसका दृष्टा मानव है। चैतन्य सृष्टि में मानव इकाई के जागृति पूर्वक स्वतंत्र होने की व्यवस्था है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ सबसे अलग होने से नहीं है। फिर स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का अर्थ है अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना तथा सहअस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना। मानव इकाई में इसकी पूर्ण संभावनाएं हैं तथा जागृत मानव ने स्वतंत्रता की अनुभूति भी की है। तो जो आप बोल रहे क्या हैं ना बात भैया, है। कि प्रत्येक बहुत सुंदर इकाई भैया। वातावरण बढ़िया के दबाव बढ़िया। से क्षुब्ध होकर स्वतंत्र होने के प्रयास में है। तो ये जो बोल रहे हैं ना, साथ में वातावरण से प्रेरित रहता ही है, तो वातावरण का प्रभाव बढ़ ही रहा है और उससे हम क्षुब्ध हो भी जा रहे हैं। अब उससे स्वतंत्र होने का प्रयास, तो पहले लोगों ने स्वतंत्र होने का प्रयास क्या किया? उस वातावरण से अपने आप को मुक्त कर लो। क्या कर लो? संन्यास ले लो, परिवार से अलग हो जाओ, अकेले में चले जाओ, एकाकी रास्ते में आ जाओ, वो स्वतंत्रता का एक अलग रास्ता ढूंढा। यहाँ क्या बोल रहे हैं बाबा जी, कि स्वतंत्रता का अर्थ सबसे अलग होने से नहीं है। क्या अर्थ है? अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना तथा सहअस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना। तो जो भी हमको दूसरे के किसी कार्य व्यवहार से जो हमारे में विरोध हो रहा है, वही 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 पर हम गलत हो जा रहे हैं। हम उसको व्यक्त करें या ना करें, हम जो बेसिकली अस्तित्व की जो बनावट है सहअस्तित्व, हम सहअस्तित्व के अनुरूप हम उस समय अलाइंड नहीं है। अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में है, लेकिन हम उस समय सहअस्तित्व रूप में नहीं है। और वही मेरे दुख का कारण है, वो व्यक्ति मेरे दुख का कारण नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। हम बार बार उस व्यक्ति को जो है उसके कार्य से क्षुब्ध हो रहे हैं। कार्य से क्षुब्ध मतलब उसके वातावरण है, वो व्यक्ति मेरा वातावरण है, उसके दबाव से क्षुब्ध हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका हम है कि मुझ में सहअस्तित्व जो है वो उस समय काम नहीं कर रहा है। सहअस्तित्व जो क्या है बात वो है। हमारी क्रिया रूप में अभी कार्यशील नहीं है। उस अस्तित्व को क्रियाशील हो जाए तो हमारा वातावरण के दबाव से क्षुब्ध होना भी हमारा खत्म हो जाएगा, हम समता का अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर बहुत भैया, सुंदर बहुत ही सुंदर। है ना मतलब भैया? हम व्यवस्था को समझे नहीं है, इसलिए वो दबाव बन रहा है। एग्जैक्टली, आप तो सहअस्तित्व सत्य एब्सोल्युटली। को को। हमने नहीं हम्म। समझा है, सहअस्तित्व हमारे में स्थापित नहीं हुआ है। मेरे इच्छा विचार आशाएं सहअस्तित्व अनुरूप नहीं हुए हैं। तो यही जो बोलते हैं बार हम्म। बार, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण करने से सहअस्तित्व का साक्षात्कार होता है। तो ये जो बेसिकली बार बार जब हमें ये विरोध का भाव आया, हमको उस समय जो एक आनंद भैया बड़े फ्रेम की बात कर रहे हैं ना, कौन सा बड़ा फ्रेम? अस्तित्व की बनावट क्या है? अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है। तो मैं जो विरोध कर रहा हूं, ये अस्तित्व की जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, मैं उसके विपरीत जो है वो प्रयास कर रहा हूं। मुझे सहअस्तित्व के हम्म। अनुरूप होना है। तो उस समय हमको सहअस्तित्व के अनुरूप होने के लिए जो प्रयास करना है, उस पे ध्यान देना है। वो बार बार प्रयास करने से जो हमें जो विरोध जो बार बार हो रहा है ना, विरोध जो डेवलप हो रहा है, वो होना बंद होता है। देखिए भैया, ये जो मानव इकाई में ये जागृत मानव ने इस स्वतंत्रता की अनुभूति भी की है,
मैंने बाबा जी को तो जीते हुए देखा, हर तरीके के व्यक्ति के साथ, जिनके साथ यदि मुझे जीना पड़ता तो मेरा निश्चय ही विरोध होता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि बाबा जी जिन तरीके के लोगों के साथ निर्विरोध होकर के जिए, यदि मुझे जीना होता तो मेरा पक्का ही विरोध होता, झगड़ा होता। लेकिन मैंने उनमें देखा कि भाई उनको झगड़ा नहीं होता है। उनको झगड़ा क्या, वो कायिक वाचिक तो छोड़िए, मानसिकता में भी नहीं है। यदि हमारी मानसिकता में होगा तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल भर, 2 साल में कभी ना कभी वो कायिक वाचिक में आ ही जाएगा, है ना। मैंने 100% मुद्दा तो भैया ये आएगा भैया। मानसिकता का ही है ना। हाँ, तो मुद्दा तो इसका मतलब, मानसिकता का ही है। तो मैं तो उनका स्टडी कायिक वाचिक का ही कर सकता था। वो कायिक वाचिक इतने लंबे समय स्टडी होने से उनसे मानसिकता का भी अध्ययन होता है, तो मैं तो क्लियरली उनमें देख पाया कि वो, उनमें स्वतंत्रता थी, उनमें वातावरण का दबाव काम नहीं करता है जो मुझ में करता है। ये भी मैं देखता कि वातावरण का दबाव मुझ में काम करता है। मैं अपने सगे संबंधियों से क्षुब्ध हो जा रहा हूँ, है ना, उनके बारे में मेरे गलत भाव बन जा रहे हैं, है ना, लेकिन उनमें नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के बार बार हमको यदि ये ध्यान में आ जाए कि जो भी मेरे दुख का कारण है मैं स्वयं हूं, ना कि वातावरण, ये यदि बार बार हम बल जो है एनालिसिस करके अपने ऊपर स्थापित कर पाए, तो हमको ये लगता है कि काम मुझे अपने ऊपर करना है, ना कि वातावरण पे काम करना है। और वो बहुत धीरज का काम है। वही, हम हमारे लिए क्या है कि हमारा अपनी ओर ध्यान जाता ही नहीं है ना, कि मूल काम मुझे स्वयं में होना है। नहीं हम वहां जाता पर भी है से, तो भैया वो बहुत, एक दफा गिल्ट में आ जाते हैं तो वो तो गिल्ट तो करना नहीं है, अपने को ऑब्जर्व ही करना है। और ऑब्जर्व करते करते ये प्रोसेस तरह लंबी तो हो ही सकती है। बिल्कुल मुझे तो लगता है कि बार बार जो है हमारे जो भी दुख हैं उसका मूल कारण हमको पहचानना पड़ेगा कि मैं स्वयं हूँ। मेरे भाव विचार, जो मेरे धर्मपूर्ण, जो बोले ना, धर्मपूर्ण विचार नहीं हुआ है, सत्यपूर्ण इच्छा नहीं हुई है, यही मेरे दुख का कारण है। सामने वाला आदमी मेरे दुख का कारण नहीं है, वातावरण मेरे दुख का कारण नहीं है। मैं स्वयं अपने दुख का कारण हूं। जब तक मैं इसको नहीं स्वीकार करूंगा, मैं अपने ऊपर काम नहीं करूंगा। यदि वातावरण मेरे दुख का कारण है तो मैं वातावरण पे काम करूंगा। सामने वाला व्यक्ति मेरे दुख का कारण है तो मैं सामने वाले व्यक्ति को ठीक करूंगा। यदि मैं अपने दुख का कारण हूं तो मैं अपने आप को ठीक करूंगा। इसलिए मैं बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन आप पढ़ेंगे ना, तो ये अभी की स्थिति में भी, ये भ्रमित वातावरण में भी, एक व्यक्ति चाहे तो जागृत हो करके वो स्वतंत्र हो सकता है। ठीक है भैया, ये वो आपका सिलसिला भैया। बढ़िया भैया। जो जो मतलब जो दिखता है वो अभी पर्सन से काफी बातें क्लियर होती है भैया। और वो जो जहां भी दबाव बनता है तो मैं मैं तो मेरे में ये देख पाता हूँ कि उस दबाव को मैं देख पाता हूँ, तो भी मैं तो मेरी उसको उपलब्धि मानता हूँ कि ये यहाँ से कैसे आगे जंप किया जाए, वो ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बन रहा था। बढ़िया भैया, आपने रखी बात और बाकी भैया बाबा जी ने जो लिखा उसको भी काफी स्पष्ट कर पाए। भैया देखिए, आप अगर गठन पूर्ण परमाणु का जो एक बेसिक प्रोसेस है उसको अगर पकड़ लेंगे ना भैया, कि वो भार बंधन से मुक्त है ही, वो भार बंधन से मुक्त होने के कारण ही आशा इच्छा विचार बंधन से युक्त हो रहा है। जो उसका जो स्ट्रक्चर है वहां पे, वो उसकी व्यवस्था वैसी ही है। वो भ्रमवश ही दबाव से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। जो आप जैसे किसी आदमी ने कुछ किया, कुछ घटना हुई, उसको जो एनालिसिस आप कर रहे थे, उस एनालिसिस में आपको ये कुछ कुछ नियम या कुछ चीज, कोई क्लैरिटी अपनी नहीं बनी, इसके कारण अपने को ऐसे लगता है। लेकिन अपने को अंदर दबाव, जो अगर कुछ बनना है तो वो अपनी इच्छा से ही बनेगा। मतलब आप उसको लेके कुछ गलत धारणा बनाओगे तो ही अपने मन में परेशान होंगे। उसको लेके जो भी विचार बनाना है वो उस क्रिया से अलग है। वो जो काम कर रहा है वो एक क्रिया है। वो एक क्रिया इसलिए आपसे जुड़ी हुई है क्योंकि आप सहअस्तित्व में हो। व्यापक में डूबे भीगे गिरे आप भी हो, वो भी है। इसके कारण आपका कनेक्शन उससे बनता है। उस कनेक्शन को सही सही समझ पाने की कैपेबिलिटी आप में रहती है। उसको हमको यूज कैसे करना है उस पे अपने को ध्यान देना होगा भैया।
मैं कुछ अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल गया तो करेक्ट कर दीजिए रविकांत भैया। नहीं भैया, बढ़िया भैया। मुझे लगता है बाकी लोग भी इसमें, उन्होंने कुछ ना अपना एक्सपीरियंस किया ही होगा कि कहाँ, मतलब जो भी पारिवारिक मुद्दे हैं वहां पर कहाँ दिक्कतें होती हैं, कैसे वो उसको देखते हैं। आप लोग भी बताएं तो अच्छा रहेगा, क्या समाधान के रूप में देखते हैं, सभी लोग अपनी बात रख पाए। मनोहर भैया, मेरे कोई कोई करके नाम इस तरह आप बताएंगे भैया कुछ? हाँ भैया। नमस्ते भैया, जैसे बताइए। अभी जो बात चल रही है ये मतलब लगभग रोज की बात है। और इसमें जैसे शीशराम भैया का अभी जो बातचीत थी, मुझे लगता है कि किसी के प्रति भी आपके मन में कुछ भी विरोध आता है वो गलत है, ये तो बात है ही। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, विरोध पहले तभी आता है जब आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते, सामने को निष्ठ समझते। ये बात मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं मुझे क्योंकि मैं भी पिछले दिनों, चूंकि आप भी आए तब भी बात हुई थी, मैं पिछले दिनों बहुत अच्छे से इस स्थिति से पास हुआ। मैं किसी अपने पारिवारिक प्रसंग में गया था और मैंने वहां देखा कि मैं तो अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में समझ रहा था, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। क्योंकि चूंकि यहाँ पर जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं है। और जब मैं अपने क्लोज रिलेटिव्स में गया और जब मैंने वहां पर कुछ बातें देखी, तो मैंने ये पाया कि जब मैंने उनको एनालिसिस किया, मेरी अपने अपने विरोध मेरे मन में क्यों है, क्या है, तो वो तो गलत है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो बात आनंद भैया ने भी जैसे कही, अश्विनी भाई ने भी कही, और हम सभी कर रहे हैं कि भाई हम इतना कुछ हमारे पास सूचनाएं आ चुकी है कि भाई वो पहले ठीक है, मैं 5 साल पहले था इस जिस स्थिति में वो आज है, और हमारे उसके प्रति दया करुणा होनी चाहिए, सब कुछ है। एक ही बात जो है मुझे जो लगता है पिन पॉइंट में, कि उस समय ये लोभ जो है ना अपने आप से जाता नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। बिल्कुल। बहुत ये सही जो भैया, है ना, बहुत सही। ये जो बात है ना, और मैंने तो बल्कि पिछले दिनों अपने आप को यहाँ तक देखा, जैसे भी आनंद भाई ने कहा कि भाई गठन परमाणु, देखे गठनपूर्ण परमाणु ये सब तो मेरे को तो कम से कम उस समय ऐसी कोई बात आती नहीं है, वेरी फ्रेंकली। मतलब अभी तक मेरा स्तर तो वहां तक नहीं पहुंचा कि भाई मैं ये सब सोचूं, उतनी बात तो नहीं आती। लेकिन ये बात पक्का है कि मेरे साथ में जो हुआ कि मैं तो, मुझे लग रहा है कि मैं बलपूर्वक उस विरोध से निकलना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई तू श्रेष्ठ नहीं है, या वो नेस्ट नहीं है, तू श्रेष्ठ है कि नहीं, लेकिन वो नेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने ये पाया अपने आप को कि मैं तो बलपूर्वक उसको मतलब मजे ले रहा हूँ उसमें। मैं निकलना नहीं चाह रहा हूँ, कहने भर को है, लेकिन मैं निकलना नहीं चाह रहा हूँ उसमें, रसास्वादन ले रहा हूँ मैं। ऐसा मैंने अपने आप को पाया। और मेरी बात, ये बात अजय जैन से हुई। हालांकि बात पूरी नहीं हो पाई, कंक्लूड नहीं भाई। उन्होंने कहा एक शब्द जो मुझे उस दिन लगा, क्योंकि वो इज ए वेरी गुड एनालिसिस जो करते हैं वो, जो मेरे को बहुत ज्यादा समझते हैं। तो उन्होंने कहा, मनोहर भाई, यहाँ प्रवृत्ति की बात आती है। अब ये प्रवृत्ति के को मुझे थोड़ा फैलाना है, उनसे बात करनी है, क्योंकि अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो मैं बात नहीं कर पाया। तो भैया मतलब मैं जोड़ता हूँ भैया, अजय जैन भैया से मेरी इस विषय पे बहुत अच्छे से बात हुई है। तो ये जो पूरी जो अपना अध्ययन क्रम है ना, ये विशिष्ट से साधारण होने की यात्रा है और समानता तक जाके खत्म होता है ये अध्ययन जो हमको करना है। अजय हम्म, भैया ने मेरे को बहुत अच्छे से ये बताया था कि जो है ना, हम विशिष्ट जो अपने आप को मानते हैं ना, हम्म, विशिष्ट से साधारण, और साधारण में पूरी मानव जाति में समानता जब अपन को दिखने लगेगी, हम्म। वहां तक हमको पहुंचना है। जी जी ये जी। बहुत ही बढ़िया पॉइंट आप बता रहे हो भैया। वो बस ये यात्रा ही हमारी विशिष्ट से मतलब साधारण की है और फिर मैं तो, समानता तक जाना है। आनंद भाई, मैं पिछले दिनों दंग रह गया। देखिए मैं अभी चूंकि सूरत में रहता हूँ, और सूरत में मेरा कोई मतलब क्लोज फैमिली तो जैसे जो रिश्तेदार होते हैं, जो पिक्युलरिटी एक होती है अपने, कई तरीके विवाह प्रसंग में कहीं नहीं मिलते तो कई सारी बातें उगाड़ी होती है वहां पर, मालूम पड़ता है। तो ऐसे एक प्रसंग में मैं गया अपने ससुराल में और मेरी कुछ बातचीतें हुई। नो डाउट कि भाई वो प्रचलित संसार में गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन मैंने अल्टीमेटली ये पाया कि
तू इतना क्यों उसमें लिप्त हो रहा है भाई? तू तो अपने मजे ले रहा है। तू कह रहा है कि जबरदस्ती बात अपनी बात कह रहा है कि सब मैं यूं हूं, लेकिन एक्चुअली मैं मजे ले रहा हूँ। तो ये बात एकदम भैया, मुझे बहुत अपने बहुत आप में बढ़िया बहुत भैया। चुभी मुझे। और मैं उसके बाद में मेरे को जो भी मेरे से वरिष्ठ कोई भी मान मिला तो मैं अभी तक उस इस बात को मैं कर ही रहा हूँ। इवन मेरी पत्नी जो है वो उतनी अध्ययनशील नहीं है, फिर भी वो कहती है कि आप काहे को इतनी सी बात को इतना तूल दे रहे हो। तो मैं खुद भी उस समय मुझे अपने आप में बहुत दीन ही नहीं लगता। जब वो भी कहती है तब मेरे को लगता है कि यार ये तो बात तो वास्तव में सही है। तो कहने का मतलब मुझे लगता है शीशराम की भाई भाई की बात है, मुझे मैं हालांकि अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन एक बात ये बात पक्की है कि विरोध जैसे आता है तो वो श्रेष्ठ और नेष्ठ से ही आता है, नहीं तो नहीं आता है। ये बिल्कुल दो टूक है। हाँ भैया, ऐसा बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। तो कई बार बिल्कुल। मूल्यांकन को भी देखें तो मूल्यांकन भी अपने से श्रेष्ठ का, फिर अपने से बराबर, फिर अपने से नेक्स्ट का, वो मूल्यांकन का भी तो आधार वो कहीं ना कहीं बनता तो है ही। अभी तक तो जब तक कंटेंट नहीं मिला था तब तक तो मैं भी हाँ। सही जी रहा हूँ और दुनिया कैसे भी जिए, मेरे को क्या मतलब है, यहाँ था। हम्म। लेकिन जब कंटेंट मिला तो उसमें श्रेष्ठता को भी पहचानने का, ऐसे भाषा भाष मान लो मौका मिला और उसको पहचान भी पाए, और एक कृतज्ञता भी आज देख पाते हैं, और फिर समानता में भी देख पाते हैं, फिर जो मेरे से कम है उसको भी देख पा रहे हैं। ये मूल्यांकन जब करते हैं तो मैं कहाँ हूँ, मैं मेरे को भी कहीं न कहीं स्थापित तो कर ही पा रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। और जब जीने जाते हैं या कार्य करने जाते हैं तो उसको भी देख पाते हैं कि भाई कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ और सामने वाला क्या कर रहा है। तो एक आप जुड़ाव, और उसमें क्या मैं कर सकता हूँ, जो अव्यवस्था दिख रही है उसमें मेरा क्या रोल हो सकता है, मैं क्या व्यवस्था कर सकता हूँ, उसमें कितनी मेरी भागीदारी हो सकती है। इन बातों को अभी एक दर्शन के माध्यम से मैं तो मेरे में इसको देख पाता हूँ थोड़ा सा कि भाई मैं क्या उसमें मेरी भागीदारी हो सकती है और मैं कितनी उस भागीदारी को कर पाता हूँ या कर सकता हूँ। तो ऐसे भाव तो भैया आते हैं, इनको तो मूल्यांकन, अब वो श्रेष्ठ और नेष्ठ बात तो ठीक है भाई, श्रेष्ठ मान्य रहते हैं, लेकिन किसी लेवल में तो अपने को स्थापित तो करना ही पड़ेगा भैया, ये तो मैं कई बार देखिए, देखता हूँ। दो दो चीज बाबा जी ने मतलब कही है। मतलब इस पे मुझे लगता है अच्छा पॉइंट है। एक बोलते हैं जिसको भ्रांत स्थिति, जिसको भ्रमित मानव कर रहे हैं, और जागृत मानव को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, भ्रांता भ्रांत और निर्भ्रांत। तो भ्रांता भ्रांत और निर्भ्रांत, लेकिन इसको मतलब उसका लिखा हुआ नहीं है कि भ्रांता भ्रांत का क्या मतलब है, लेकिन मेरा जो अनुमान बनता है कि जैसे अभी हमारी स्थिति कि दूसरा कोई एक गलती करता है, उससे हमारे में जो इरिटेशन हो जा रहा है, विरोध का भाव आ रहा है ना, उससे जो एक डेवलपमेंट होगा, हमको दूसरों की गलतियां दिखेंगी, लेकिन उस गलतियों से जो मुझ पे जो भाव के रूप में प्रभाव नहीं होगा। मतलब मैं उसमें निर्विरोध बना रहूंगा, दूसरों की गलतियों के देखने के बाद भी मैं निर्विरोध उससे बना रहूंगा। ये एक हुआ बिल्कुल बिल्कुल भैया। डेवलपमेंट। और ऐसा हम्म। अभ्यास करते 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 मैं इससे और डेवलप हो जाऊं कि मुझे दूसरे की गलतियां देखने का इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी तो क्या है, गलतियां तो दिखती है, और सडनली हम गलतियां देखने में हमारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, ये भी नहीं होगा। तो बीच का एक ट्रांजिशन होगा जहां पर हमको गलतियां दिखेंगी, लेकिन उससे मैं प्रभावित नहीं होगा। तो अभी हमको जो भ्रांत हम्म। स्थिति है, इससे भ्रांता भ्रांत में जाना पड़ेगा कि गलतियां दिखें, लेकिन उससे जो हमारे में जो अभी बात हो रही थी, विरोध का जो भाव डेवलप हो रहा है, वो ना हो। भैया ये तो हम्म। बहुत ही भारी काम है कि गलतियां दिखे और हम प्रभावी मन में विचार ना है कि गलत है। वो हाँ इसको सुनिए भैया, उत्तम मैं नहीं यही कर बात कहना चाहता था कि भाई वो जो भाव के लेवल पे अपन जाते हैं ना, तो श्रेष्ठ और वहाँ नीच का वो भाव भाव जो मन में स्वभाव हो वैसे एक जाए बार वो तो। आ ही जाएगा। उसमें हाँ। एक बात तो है शीशराम जी और अश्विन भाई, ये बात पक्की है कि कोई और तरीका नहीं है। जैसा आनंद भाई ने कहा है कि परगुण गणना जो है ना, भले ही वो आपको अभ्यास के तौर पर, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट दैट इजी, आई डू अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो अदर वे। क्योंकि वो उस समय जो उसके दोष हमको दिख रहे हैं ना, और जिसकी वजह से हमने अपने आप को सीरियस समझ लिया, वो ढूंढ ढूंढ के उसके, जिस तरह से हमने दोष ढूंढे ना, वैसे ही उसके गुण ढूंढने पड़ेंगे तो ही नलीफाई होगा, ऐसा मुझे लगता है। कम से कम मैथमेटिकली तो ऐसा लगता है।
या सो उस लाइन के अगली वाली जो लाइन है ना, वो और भी जोरदार है उसमें। हाँ वो राग बिल्कुल। द्वेष। हाँ, वो अगर अभी अपने पास ये रविकांत भाई के पास बुक है, वो उसमें अगर वो उस लाइन को निकाल मैं लेंगे, कर्म दर्शन पेज का शायद जो है ना, 4। हाँ, मैं व्यवहार दर्शन दिखाता हूँ 14 अभी। नंबर। हाँ, बहुत ही कर्म मस्त दर्शन लाइन है भैया। में अगली हाँ नहीं पक्षपात नहीं, बोलिए ना, बुद्धि मैं व्यवहार। वो स्वरूप हाँ, अच्छा, ईर्ष्या कर्म द्वेष। कर्म दर्शन में ठीक बात है, कर्म दर्शन में ठीक है। कर्म दर्शन में भैया, वो मैं दिखाता 14 हूँ। नंबर पेज पे है शायद। 14, एक मिनट। पर लेफ्ट गुण साइड में गणना। नीचे की तरफ है, हाँ। हाँ भैया, मैं पर गुण एक मिनट, गणना। मैं बताता हूँ, पेज में 44 में है। अच्छा, 44 है, हाँ। चैप्टर 3 है शायद, चैप्टर 3। 44 में है, ये वो आ गया। बहुत ही जो सेकंड लाइन जो मनोहर भैया बता रहे हैं, शीशम भैया जो बोल रहे हैं, अश्विन भैया, वो सब वो उसके बाद वाली लाइन एकदम उसी को पॉइंट आउट करती है ये है, ये कि इसको पूरा पर गुण करना गणना चाहिए। कब तक नहीं होगी। पर गुण गणना कब तक नहीं होगी, वो एक्सप्लेन्ड है उसमें। हम्म। वो जो लिखा हुआ है, पक्षपात बुद्धि पर पक्ष के सद्गुणों को ग्रहण करने में असमर्थ होती है, क्योंकि वह ईर्ष्या द्वेष घृणा उपेक्षा व भ्रम से मुक्त नहीं है। बस। हाँ, बस ये लाइन को एक बार थोड़ा और अच्छे से पढ़ दीजिए भैया। ये समझ में आता है कि वहाँ क्यों होता है। पश्च पक्ष की जो बुद्धि रहती है, वो उसको ग्रहण ही नहीं कर पाती, पर गुण को। सद्गुणों को ग्रहण नहीं कर पाती, क्योंकि वह ईर्ष्या द्वेष घृणा उपेक्षा और भ्रम से मुक्त नहीं है। नहीं है। उसमें वो ईर्ष्या द्वेष घृणा उपेक्षा है ही। उसी के जो आगे लिखते हैं, जागृति क्रम में स्व पर पक्ष की स्थिति नहीं पाई जाती, वहां पर अब वो स्व पर पक्ष नहीं है, इसलिए इसमें हम्म। श्रृंखला क्रम नियम न्याय सिद्ध होता है। अभी जो ये स्व और पर का जो ये होता है ना, वो जो मनोहर भैया बोल रहे थे कि वो स्वयं को श्रेष्ठ मानना और जो दूसरे के है उसको निष्ठ मानना, उससे ये ईर्ष्या द्वेष घृणा उपेक्षा होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक बहुत बढ़िया और जो चीज है ना, वो उस इससे भी जो रिलेट होता है, ये जो एक ये भी लिखे है ना, वो भी मुझे लगता है कि उसको भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये, हाँ, यहाँ पर ये जो बोलते हैं ना कि पदवान न्याय पूर्वक, यदि हम पद में अपने आप को ऊपर मानते हैं तो हमको न्याय करना पड़ेगा, न्याय नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये 12 पॉइंट हो गया, बहुत ही सुंदर है ये भी। हाँ, बलवान दयापूर्वक, ऐसा ही है ना भैया? हाँ। बलवान दया पूर्वक। तो हाँ। हमारे को जब भी हम एक कोई भी पद मिलता है, हम न्याय की जगह अन्याय करने लग जाते हैं। तो ये चीज अपने को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। वो जो मनोहर भैया ने कहा, वो मैं भी उससे एग्री करता हूँ। कहीं ना कहीं हम जो है अपने को जागृति क्रम में आगे मानते हैं और सामने वाले को कम मानते हैं, तो उसके प्रति जो ये जो है घृणा उपेक्षा, ये सब आ ही जाता है। बल्कि मुझे लगता है भैया इसमें एक बात और भी, कि कहीं ना कहीं हमसे उस नाजुक क्षणों में ये दर्शन छूटता है और हम आस्थावाद में ही वही बातों में आ जाते हैं। वही जो पुरानी दकियानूसी या मतलब जो चीजें हैं ना, जैसे ये पदवान का क्या कर्तव्य है या बलवान का क्या कर्तव्य है, उसको हम इस दर्शन की बात में नहीं लेके, और कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में ही कहो, लेकिन हम अपनी जिस चीज में हम क्या बोलते हैं, ना उसको रचे बसे हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब हमारे पे छा जाता है, ऐसा मुझे लगता है। है ना भैया, इसलिए भैया तो हम मैं आई वुड डिफर के जो पहले के जो विचार है वो दकियानुसी ऐसा नहीं है, सॉरी। हाँ परंतु हाँ ठीक है, मेरा मैं कहीं आवेश में कह गया होगा भैया, नहीं, ऐसा मेरा ठीक भी है, नहीं है, दकियानुसी नहीं कह रहा हूँ, मेरा भी नहीं ऐसा। होगा। हाँ, क्योंकि बाबा आई एम जी जस्ट ने भी वही कंडेमिंग माई सेल्फ, ये, इट्स नॉट दैट हाँ, दकियानुसी मैं भी नहीं कहता। पर ये जो बाबा जी ने जो चार बातें बताई थी उसमें वो जो देश विद्या अविद्या वगैरह के जो सामने जो बताया था, उसमें स्नेह था मुख्य। स्नेह अविद्या अभय, तो स्नेह का वो, और वो वहीं पर फिर वो जैसा भी रविकांत भैया ने पढ़ा भी, तो वो सह अस्तित्व या एक संबंध का भाव आ जाएगा ना, तो फिर काफी फर्क पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं आपसे सब बताऊं भैया, अभी आप सब लोग काफी विद्वान लोग बैठे हैं, मैं अपनी बात बताऊं। एक व्यक्ति है जो मेरे साथ में 7-8 साल से कांटेक्ट में है,
और समहाउ मैं आई एम प्रेजुडिस्ड विद हिम, मैं प्रेजुडिस्ड हूँ। और हर बार मैंने बहुत तरीके से परगुण गणना और ये वो सब अपने आप में रख के, लेकिन जैसे ही वो सामने आता है, जैसे ही मेरी बात आती है, फिर मेरी वही प्रवृत्ति बलवती हो जाती है और फिर मैं कहीं ना कहीं फॉल्ट फाइंडिंग में और वहां पहुंच जाता हूँ और उसमें लग जाता हूँ। मतलब मैं अपने आप को, मैं अपनी बहुत ही स्थिति बता रहा हूँ ऐसी। मैंने पूरे पूरे दिन वो आदमी की एब्सेंस में पूरा सोचा और मैं आई जस्ट प्रिपेयर माई सेल्फ के भाई अब मैं नेक्स्ट टाइम आएगा मैं उसको फोन करता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा। लेकिन फिर साला वो दबी बुझी बात कहाँ से कहाँ आ जाती है, वो क्या है समटाइम्स, मतलब बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में अपना को पाता हूँ। इसमें भैया वो तो भैया मैं ये जो यहाँ लाइन लिखी है, पक्षपात बुद्धि पर पक्ष के सद्गुणों के ग्रहण करने में असमर्थ होती है, क्योंकि वह ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, उपेक्षा और भ्रम से मुक्त नहीं है। तो अब मेन मुद्दा यहाँ आता है कि जब भी मेरे में विरोध का भाव आता है, तो कहीं न कहीं इनमें से बिल्कुल एक बिल्कुल या बिल्कुल। दो या सब, ये कहीं न कहीं मेरे में वो हाँ हाँ, जागृत, आता ही वो आता ही है मतलब भैया, आता ही है। बिल्कुल आता ही है। तो, तो कहीं इसको मेरा इस पे ध्यान दे, इसको मैं और क्लियर शार्प कर पाऊं कि कहाँ मेरा वो एक्चुअली में, विरोध हाँ, विकसित हो रहा है। उसको देखना चाहिए भैया। भैया जो हाँ, पहले जो अपन बोल रहे हैं, जो विरोध का हाँ। भाव डेवलप होता है, तो उसके तो बाद उसके उनके पीछे क्या प्रति, है? एक वो जो मिनट, भाव डेवलप हो रहा है उसके पीछे क्या है, मतलब उस एक पे भी। मिनट, हाँ, एक मिनट भैया, रखता हूँ पहले थोड़ा सा। कि पहले हम्म, हमारा विरोध का भाव डेवलप होता है, तब उस उनके प्रति जो हमारे विरोध के विचार चलते हैं, या पहले विरोध का विचार होता है तब उसके बाद विरोध का भाव डेवलप होता है? क्या लगता है? मेरा जो अनुमान है, कुछ एक क्षणों में उनके जो भी किसी कार्य व्यवहार से हमारा भाव पक्ष बहुत गहरा आहत होता है, और वो जो गहरा आहत होने के कारण वो गहरी स्मृति में चला जाता है, और वो बार बार जो विश्लेषित हो करके हमारे जो खराब भाव को और प्रबल करता रहता है ना। कि जैसे उनके प्रति जो हमारा एक जो विरोध का भाव डेवलप हुआ था उस किसी एक क्षण में, वो बार बार हम उसको विश्लेषित करते हैं, और विश्लेषित करके हम जस्टिफाई करते रहते हैं कि नहीं, उन्होंने गलत किया मेरे साथ। और वो जस्टिफाई करके हम जो अपना विरोध का भाव है उसको और मानसिकता में सुदृढ़ करते रहते हैं। इसलिए वो जाता नहीं है। मतलब ये कहें कि मन के दबाव में ही चित्तवृत्ति काम कर रहा है। एक तो मन के दबाव, संवेदनाओं का दबाव है, एक मन के जो भाव पक्ष का भी है ना, वो भाव में जो अभाव है उसके दबाव में भी चित्तवृत्ति उसी के ही समर्थन में जो स्मृतियों को रखा हुआ है उसी का ही विश्लेषण कर रहा है। जैसे आपका कोई चीज मुझे खराब लग गया है ना, अब मैं बार बार उसको सोचूंगा कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको मैं और सुदृढ़ करके अपने स्मृति में स्टोर करके रखूंगा। इसलिए वो जाता नहीं है। हमने, वो बेसिकली हो क्या गया, वो मन के ही दबाव में चित्तवृत्ति काम कर रहा है। उसकी जगह जो बार बार बोल रहे हैं कि भाई चित्त में एक नया ही चित्रण बनाना पड़ेगा, सहस्तित्ववादी चित्रण बनाना पड़ेगा, उसी का विश्लेषण करना पड़ेगा, और उसी के अनुरूप मन में आशा होनी पड़ेगी। इसको हम स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो फिर वो जो पुराना वाला जो है वो तो है ही स्टोर किया हुआ, वो निकलेगा नहीं। वो कितनी बार भी हम कर लें वो होगा नहीं। तो हमको उसके कंपैरिजन में ये जो सही के जो चित्रण है उसको बहुत स्ट्रांग डेवलप करना पड़ेगा। और उसका एक ही उपाय मुझे लगता है कि बार बार इस दर्शन को पढ़ते रहना। उधर की जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं, अभी हमारा ध्यान जा रहा है, तो अभी हमारे में वो जो उनके प्रति खराब भाव है वो काम नहीं कर रहा है। अभी हम में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आई हुई है, हम कहीं ना कहीं चित्रण को सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये छूटेगा, वापस फिर से वही होगा, पुरानी स्मृतियां आएंगी, भूतकाल की पीड़ा जिसको बोल रहे हैं, और भूतकाल की पीड़ा हमारे में आएंगी, उसका हम जो विश्लेषण करेंगे और उस पीड़ा को और बलवती करके स्टोर कर लेंगे। फिर आगे फ्यूचर में फिर से यही जो वर्तमान है वो फिर से भूत बन करके वो आएगा, और फिर से उस पीड़ा को हम और कंटिन्यू करेंगे। ये ऐसा ही मैकेनिज्म चल रहा है ना, जिसको बोल रहे हैं भूतकाल की पीड़ा। ये हाँ, तो एकदम इस आपने सही साइकिल से आकलन किया बाहर भैया। निकलना है। बाहर, तो हम्म, बाहर निकलना है तो भैया इसमें यही है कि जैसे अभी
अभी जैसे जो भैया मनोहर भैया ने बोला कि भाई 7 साल से अभी उनके स्मृति पटल में ये आया ना कि भाई मेरे में ये समस्या हो गई है, मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूं। तो ये जो अभी अभी उनके भाव पक्ष में प्रॉब्लम नहीं है, अभी जो सब लोगों से संवाद कर रहे हैं उसमें वो गुणात्मक मतलब उसको सही दिशा देना चाह रहे हैं। तो ये एक काम हो रहा है सही दिशा देने का। लेकिन जैसे ये छूटेगा ये दर्शन, अभी हम पढ़ना दूसरों एक दूसरे से जो बात करना छोड़ेंगे, वापस फिर से हम वहीं चले जाएंगे। कहाँ वो खला वो जो गलत भाव हुआ है और उस गलत भाव के समर्थन में गलत विचार हमारा चलने लगेगा, छिद्रान्वेषण होना शुरू हो जाएगा। क्या ऐसा ही भैया? मतलब मैं तो अपने में ऐसा ही देखता हूँ कि यही हो रहा है गड़बड़ी। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं भैया। और मुझे लगता है इसमें एक ही बात है, जैसे अगेन विद रेफरेंस टू अजय भाई, जैसे मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ वैसे भी, क्योंकि मुझे सहज उपलब्ध हैं और अच्छी बातें होती हैं। तो एक बात और भी है कि एक संबंध, जैसे मान लो शीशराम भाई के लिए हो, मेरे लिए हो, आपके लिए, किसी के लिए हो, एक संबंध को हम पूरा चित्त में रखें और उसी के ऊपर सोचते जाएं, सोचते जाएं, सोचते जाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी डायलूट होगा और दूसरे पे भी होगा। मतलब उसका असर, एक ही संबंध पे हम बात करें, उसकी अच्छाइयां ढूंढें या जो भी कमियां हैं, क्यों बात हुई थी, कहाँ हुई थी, भले पेन डाउन करना पड़े। मैंने किया, कोशिश किया ऐसा अभी, तो वो थोड़ा हेल्प करता है, मुझे लगता है। लेकिन भैया भैया मैं अभी थोड़ा सा जोड़ता हूँ इसमें। मैं मैं जो मेरी जो कोशिश रहती है भैया, ऐसी जब स्थितियां सबके साथ होती है, मेरे साथ भी है ही ऐसी स्थिति, अभी भी है, तो उसमें मैंने जो देखा है कि अपूर्णता और पूर्णता, दो चीजों को मैं रखना चाहता हूँ कि भी पूर्णता कहाँ है और अपूर्णता कहाँ है। भाव में अपूर्णता, विचार में अपूर्णता, जहां जहां भी अपूर्णता है वहां वहां में तकलीफें होती है। तो मैं उसको पूर्णता की दृष्टि से जब देखने की कोशिश करता हूँ कि भी पूर्ण कैसे होगा, तो पूर्ण होने के लिए मेरे को पूरी सहस्तित्व की रोशनी उस पर डालनी पड़ेगी। जैसे ही उसमें सहस्तित्व की रोशनी डालते हैं तो ये समझ में आता है कि भी कोई किसी से कहीं अलग हो नहीं सकता है, तो सब जुड़ा हुआ रहना ही है, प्रभावित होना भी है, प्रभाव करना भी है। और ये सब का पूरा जो पर्पस है वो हार्मनी की जरूरत है। तो मैं उस हार्मोनियस स्टेट को विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ कि भी वो होने की स्थिति कैसे हो सकती है। अल्टीमेटली तो हमको हार्मनी चाहिए, हार्मनी के बिना हम परेशान होते हैं। तो हमारी हार्मनी होने के लिए पूर्णता कहाँ से मिलती है, तो व्यापक में पूर्णता दिखती है। तो अब व्यापक के कारण हम कनेक्टेड है इसलिए हम सोच पाते हैं, हम सोच पाते हैं तो अधूरा सोचते हैं, अधूरा सोचते हैं मतलब हमारे एंगल से हम कुछ सोचते हैं, सामने वाला का एंगल उसको बारे में क्या है, वो हमारी कितनी गलतियां देख पाता है, वो भी हमारे साथ कुछ जुड़ाव करते वक्त कुछ तकलीफ महसूस करता होगा, ये होता, उस तरफ ध्यान जाता है। तो मैं थोड़ा सा उस तरफ इतना डाइल्यूट हो जाऊं तो कि अच्छा चलो, मैं मेरी सब चीज को शांत करके सामने वाले का सुनने के लिए तैयार हो जाता हूँ कि अच्छा चल, मेरे को तकलीफ लग रही है, आपको भी तकलीफ लगी रही होगी, तो आप बताओ क्या है। तो उनकी बातें जब पूरी सुनते हैं तो इतने सारे भ्रम क्लियर हो जाते हैं, इतनी क्लैरिटी आती है कि अरे यार जो कुछ था ही नहीं, हमने कितना कुछ क्रिएट करके रखा हुआ था। तो जो एक कॉन्वर्जेशन होता रहे और कॉन्वर्जेशन में हम सुनने के लिए तैयार रहें, हमारे पूर्व जो स्मृतियां बनी हुई हैं उनको मान लें, उनको स्वीकार लें, लेकिन उनको एक बार के लिए उसके साथ में और कुछ जोड़ने की कोशिश कर लें कि भी दूसरों की स्मृति भी उसमें जुड़ जाए, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग भी जुड़ जाए, दूसरों के भाव भी जुड़ जाए, तो पूर्णता आती है। और ऐसा काफी जनों के साथ जो रिलेशंस सालों से खराब थे उनको इम्प्रूव हो भी पाया। अपन अपनी तरफ से निश्चितता से एक अवेलेबिलिटी बताते रहे तो किसी में 1 साल लगा, किसी में 2 साल लगा, धीरे धीरे ये चीजें सुधरती है भैया। ऐसा मैंने तो करके कोशिश किया है, तो ये मेरे को मध्यस्थ दर्शन की वो रोशनी से बहुत ही हेल्प मिली भैया। बढ़िया भैया, भैया ने जो एक बात बोली ना, संवाद, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है। हम संवाद नहीं करते हैं तो हमारे अंदर जो एक निगेटिविटी जो डेवलप हुई है वो और ज्यादा फैलती है। संवाद करने से ना वो बहुत सारा जो हमारा निगेटिविटी है ना वो धराशायी होता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो भैया बोल रहे हैं कि संवाद करते रहना। नहीं, ये बात एकदम सही है, बल्कि मैं तो कहूंगा जहाँ संवाद नहीं होता है वहाँ विवाद होता है। ये बात पक्की है, बिल्कुल। लेकिन उसमें भी क्या होता है, कई बार देश काल परिस्थिति, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि भाई आप उस आदमी से
आपके थोड़े नॉर्म्स अलग हैं, बौद्धिक स्तर अलग है, या मतलब बहुत सारी बातें हैं जिसे कहना चाहिए, तो समटाइम्स ऐसा चाह के भी डायलॉग नहीं बन पाता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। कई बार नहीं हो पाता, लेकिन ये बात पक्की है कि संवाद करना ही एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको कम से कम दोनों पक्षों के बातचीत होती है, तो आपको निर्मूलता में आपको हेल्प मिलती है। बिल्कुल। भैया या एक बात अपने आप और को इसमें, बना के रखें भैया, प्रपोजल अपने आप को संवाद के लिए प्रस्तुत करके बना के रखें। वो जब भी होगा जब होगा, लेकिन अपनी तरफ से एक जो प्रयास है वो प्रयास निरंतर बना रहे कि भाई जी भैया, संवाद जी भैया, चाहते बिल्कुल हैं ठीक बात है भैया, और बिल्कुल ठीक संवाद बात है, होना चाहिए। हाँ। एकदम ठीक बात है भैया। और मैं तो इस समय मतलब बहुत चाह रहा हूँ, बहुत जगह पर ऐसा है, बल्कि निश्चित रूप से कमी तो मेरी तरफ से ही होगी अभी भी, लेकिन मैं मेरा अपने अपने रियल ब्रदर्स के साथ में, जिनसे कुछ लेना देना नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और कोई तरह की मैं आपसे बताऊं कि आनंद भाई, कि जबकि बड़ी अजीब सी स्थिति है कि मैं सबसे बड़ा हूं अपने मैं बड़ा बहुत खुल के बात करता हूं आपसे, मैं इस समय मैं मुझे लगता है कि हो सकता है मेरा कोई सॉल्यूशन निकले। मैं सबसे बड़ा हूं, मैं चूंकि वहां तो रहता नहीं हूँ, मेरे भाई लोग मुझसे राजस्थान में रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, और कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अगर मेरी तकलीफ होगी, मैं कहूं कि साहब हथेली फैला, मैं थूकूंगा तो वो बिल्कुल हथेली फैला देंगे, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बातचीत हो पाती है, जबकि मैं हर तरीके से फोन से करके, चिट्ठी लिख के, बातचीत करके वहां जाता हूँ, घंटों बैठा रहता हूँ, लेकिन फिर भी वो बात एक जो संतुष्टिपूर्वक बात नहीं होती। मैंने कई बार ये भी सोच देखा अपने आप को कि ऐसा तो नहीं कि तू अपने आप को ऊंचा समझ रहा है, ऊपर बात हो रही है, कहीं कोई चीज हो रही है, लेकिन मैं अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। ये सबके साथ, ये कहीं ना कहीं परिवार में किसी न किसी के साथ ये स्थिति रहती है भैया। ये तो कोई बहुत इसका सॉल्यूशन जब निकलेगा ना भैया, तब आपको मजा आएगा कि यार ये इतना सिंपल जी सॉल्यूशन था भैया, मैं करके। आपको बताऊं कि मैं तो मतलब मैं बहुत तकलीफ में आपको बात घंटों घंटों बैठ के, और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि गांव की बात करता हूँ, पहले मोहल्ले की बात करूं, ये करूं वो करूं, दूसरी बात करूं, सब बातें करके भी उन सब बातों में खूब होती रहती है, लेकिन जैसे ही बात अपने पे आई, जैसे ही बात परिवार की आई, हाकी माँ की आई, तो बिल्कुल वो बात नहीं होती है, वहां नहीं आती। ठीक है भैया, अब करते हैं इस पे, तो काम करते रहना पड़ेगा अपने को। जी भैया, जी भैया, जी भैया। चलिए, मैं मुझे एक और जो अश्विनी चीज। भैया कुछ बोल रहे थे। अश्विन भैया हाँ, कुछ, सॉरी, बोलिए बोलिए, रहेगा नहीं, आप बोलिए। अश्विन भैया भी कुछ बोल रहे थे। भैया मैं तो इतने कह रहा था, इसमें कहीं एक्सपेक्टेशंस का भी रोल है क्या? हम बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी से कि वो इस तरह से बिहेव करे, और नहीं हमारी मैं एक्सपेक्टेशंस गलत हो सकती है, नहीं भैया, या मैं सही आपकी भी? बात से बिल्कुल समझता नहीं, हूँ, आपसे देखिए ये मैं जनरली कह रहा हूँ, ये भी कि मैं शायद हो ऐसा सकता बिल्कुल है क्या? मैंने हर पहलू से देखा, हर पहलू से देखा, बल्कि मैं मतलब पहले कभी समझो सालों पहले कभी ऐसा हुआ करता होगा मान लो, इस समय तो बिल्कुल मैं नंग धड़ंग हूँ बिल्कुल भैया, तुम बस खुल के बोलो यार, जो कुछ भी है बहुत आराम से बोलो, और लेकिन वो बात नहीं आ पाई, किसी न किसी हिसाब से नहीं आ पाई, और मैं इसमें बहुत पीड़ित हूँ। धीरता रखें भैया, धीरता को ध्यान में जी रखें। भैया, जी भैया, समय जी पुरानी जी, याद उनकी धीरे धीरे कटेंगी। जितना जितना विश्वास बनेगा धीरे धीरे, बहुत धीरे होने वाले काम है। आपको धीरता के साथ रहना पड़ेगा। जी जी जी। हाँ, बोल रहे थे रईतन भी, आप कुछ बता रहे थे, कुछ देखिए भैया, एक और मुझे एंगल तो बता रहे लगता थे। है हाँ। कि वो सब का हम कोई एक समस्या का जो समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, मुझे लगता है कि बड़े फ्रेम में उसका समाधान ढूंढना चाहिए। एक और छोटी सी बात, अभी सब लोग बैठे हैं चूंकि सारी बातें हो रही है, एक और नया मैंने प्रॉब्लम देखी अपने आप में है, कि भाई जैसे अभी कल की बात है, अभी यहाँ सूरत में मौसम ठंडा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने रूम में विदाउट फैन बैठा हुआ था, और आई वॉज एंजॉइंग दैट पोजिशन कि भाई मुझे कहीं लगा चलो ये भी अपनी उपलब्धि है, अपना आराम से बैठे हैं अगर पंखे के, और मैं किसी काम से घर से बाहर निकला, और सीढ़ियों से जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो देखा तो सामने वाले फ्लैट में एसी चल रहा था, फिर मैं नीचे वाले फ्लोर पे गया तो वहां भी चल रहा था एसी,
अब वो जाने अनजाने विरोध हुआ और उसी क्षण मैंने, भाई तू कौन होता है यार, तेरे को क्या लेना देना है कि भाई वो ऐसे चला रहा है नहीं चला रहा है, तू तेरे का। लेकिन मेरे में ये आया। अब ये फिर वही वाली बात है, मैं अपनी बात कह शेष राम पाया भैया नहीं। वाली बात हो गई, शेष राम भैया वाली बात हो गई, ये तो एकदम शेष राम भैया यही बता रहे थे कि दूसरे लोग क्लियर क्लियर पृथ्वी का विनाश कर रहे हैं तो नेचुरली अपने को दर्द होता ही है। हाँ, तो फिर वो, लेकिन वो कुछ देर तो हलचल हो ही जाती है ना। ठीक है, और फिर रविकांत भैया उसपे, आप सही बता रहे हैं कि उसको अपन होलिस्टिक बड़े फ्रेम से देखें। थोड़ा सुन लेते हैं रविकांत भैया, कुछ बहुत ही यूजफुल बताएंगे अपने से, सुन लेते हैं थोड़ा। बताइए देखिए भैया। वो एक्चुअली में ना हम छोटी छोटी समस्याओं को फोकस करते रहते हैं और उससे इरिटेट होते रहते हैं। हमारे पास जो सर्वतोमुखी समाधान है ना वो नहीं होता है, एक बड़े फ्रेम में हाँ अपने हाँ, को देखना पड़ता है। ये बात आपसे बिल्कुल सही, बात सही हाँ है। वो अजय, मतलब वो जो एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि भाई जैसे जो एक जाकिर माना है बाबा जी को, वो उनका पूरा एक अस्तित्व जो है वो पूरा उनके चित्रण में है, उसके अनुरूप हर चीजें दिख रही है। तो वो समस्या जो दिख रही है ना उसके साथ साथ एक बड़ा फ्रेमवर्क है, उसमें वो प्लेस हो रहा है, मतलब समाधान के जो रोशनी में वो समस्या को देख रहे हैं। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ समस्या है, समाधान का रोशनी है नहीं, तो परेशान होते रहते हैं समस्याओं से। जी जी, वो सही बात है। समाधान का भी दिखना बहुत जरूरी है। तो हमारा समाधान जब दिखता है तो हम समाधान के लिए प्रयास करते हैं, समस्या से प्रेरित नहीं होते हैं। समाधान नहीं दिखता है तो हम सिर्फ समस्या दिखती है तो हम समस्या से प्रेरित करते हैं। यही हर जगह ही है। अभी मतलब आप वो कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, कोई गंदगी कर रहा है उसको देख करके हम पीड़ित हो रहे हैं। ट्रेन में चल रहे हैं, कोई चोरी हो गया, कोई बाथरूम ठीक से नहीं कर रहा है, उससे हम इरिटेट हो रहे हैं कि यार बेकार लोग हैं, गंदे लोग हैं। कितनी आप तो बाहर चलिए ना, इतनी बार आपको कई लोगों के प्रति, मतलब जिनको आप जानते भी नहीं है, एक कलेक्टिव भी आता है यार लोग बड़े कचरे हाँ हैं, बहुत बेकार हाँ, है, ऐसा भाव आता रहेगा। तो ये जो समस्याएं हैं ना, बार बार ये जो समस्या है वो समस्या से हम परेशान होते रहते हैं, क्योंकि हमको उसका समाधान दिखता नहीं है। समाधान दिखने पर हम उसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं, समस्याओं से प्रयत्न जो है परेशान नहीं होते। जैसे मैंने बाबा जी को देखा, बाबा जी कोई किसी भी व्यक्ति भाई आदमी जो है वो सब जीव चेतना में बोल तो रहे कि सब जीव चेतना में, और उसके बीच में बहुत मजे से जी भी रहे। मतलब मुझे लगता था कि बाबा जी सबको जीव चेतना में ही बोल रहे हैं, कोई मानव चेतना देव चेतना में नहीं है, और बड़े मजे से उनके साथ जी भी रहे। ये कैसे हो रहा है? और जबकि तो जीव भैया चेतना वाले, यहाँ एक सेकंड, भैया एक सेकंड, जैसे अभी जैसे आपने कहा कि बाबा जी कह रहे हैं कि जीव चेतना में, तो वहाँ वो बाबा जी अपने आप को श्रेष्ठता में रख के कह रहे होंगे ऐसा क्या? वो मैं बात एक पकड़ना चाहता था कि यहाँ वो श्रेष्ठता अरे का नहीं भैया, क्लेरिफिकेशन तो श्रेष्ठता कर का पा बाबा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? एक जो मिनट एक मिनट भैया, मैं इसको थोड़ा सा मैं मेरे हिसाब से रखना चाहूंगा भैया, क्योंकि ये बहुत मैंने कई कई बार देखा है बाबा जी इतनी सरलता से, इतनी समानता से एक ही बात को, मतलब मैं तो इतना ये इनके वीडियोस अपने प्रवीण सिंह, राकेश भैया, श्रीराम भैया, अशोक गोपाला जी और रंजन महाराज, एक ही चीज को बार बार ये साक्षात्कार, तदाकार, तद्रूप बोध जितनी बार भी पूछते थे, जितना स्नेह से, जितना बिना परेशान हुए, आप उनके सुनो ऑडियोस, उनके भाव से, उनकी आवाज में अपने को वो आत्मीयता दिखती है। वो मतलब श्रेष्ठता वाला विचार उनके मन में एक लेस मात्र भी नहीं है, ये भाव अपने को अभी उनके ऑडियो सुन के अपने को पहुंचता है भैया। मतलब इतने ऑडियोज है, इतने ऑडियोज है, वो श्रीराम भैया ने तो अभी बहुत और नए नए अपलोड करते जा रहे हैं। मतलब मैं जितनी स्पीड से सुन सक रहा हूँ उससे ज्यादा स्पीड से वो अपलोड कर रहे हैं, इतने सारे ऑडियोज है वहां पे मध्य एमडी ओरिजिनल्स में। भैया वो आत्मीयता इतनी रहती है वहां पे, वो मैं श्रेष्ठ हूँ वाला बिल्कुल फील ही नहीं आता भैया। ये मैं भैया मेरी फील तो अपनी तरफ नहीं से आता, बता रहा हूँ लेकिन भैया। वो श्रेष्ठ हैं तभी तो देख पा रहे हैं ना स्थिति, या वो स्थिति तो को वो। उनकी उनका 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 पुरुषार्थ है भैया, वो श्रेष्ठ है, वो तो उनका पुरुषार्थ है। हाँ, तो मैं भैया यहाँ पर इसी बात को जोड़ रहा था कि भाई वो थोड़ा सा मैं उसके प्रति वही क्लियरिटी थी कि भाई अभी कहा कि भाई अपने आप को श्रेष्ठ माने रहते हैं, सवाल यह मानने का नहीं है। और वो विरोध भी जैसे अभी रविकांत भैया कह रहे हैं भाई अपन बाहर निकलते हैं तो अपने को अव्यवस्था दिखती है, तो अभी भाव ऐसा भी आता है भाई ये अव्यवस्था है, ये कब तक ठीक होगी, इसमें मेरा क्या योगदान रहेगा,
मैं कहाँ काम करूंगा, ऐसे भी भाव आते हैं। वो उसको अलाइंस करना, जैसे आप लोग काफी दिनों से बाबा जी के साथ और लगे हुए हो, तो जितना जितना क्लियर होगा उतना उतना मैं उसको अलाइंस कर पाऊंगा, मैं भी जुड़ पाऊंगा। वो वो मैं एक बात या थी, वो वो तो ये मैं नहीं कहता प्रोसेस कि बाबा जी इंटरनल है भैया, अपने आप को श्रेष्ठ माने रहते थे, बाकी को कुछ नहीं देखिए माने रहते थे। नहीं नहीं नहीं, इसमें मैं बताता हूँ। अंतर्निहित। हाँ देखिए बोलिए भैया, भैया। भैया मैं तो उनके साथ रहा, और हमेशा जो है मैं ये भयभीत रहता था कि यार ये तो श्रेष्ठ है, उनको पता चलता होगा, और मैं बहुत उनसे नीचे हूँ, उनको ये भी पता चलता होगा, तो मुझसे जो है मेरे को अपने पास क्यों रहने देंगे। हमेशा तो वो उनको यहाँ भी भैया वो हीन भावना, जैसे अभी आपने सुनिए बात की, भाई सुनिए मैं मन में ऐसे सोचता था। सुनिए ना भैया, तो तो मैं हाँ। हमेशा जो है ना भयभीत रहता था उनके पास बैठ करके, है ना, कि यार मैं तो इनके पास बैठने के लायक नहीं हूँ। लेकिन देखिए, मतलब आश्चर्य की बात है कि मैं हमेशा भयभीत रहा, और हमेशा वो मेरे को आश्वस्त करने में लगे रहे, हमेशा। आज के दिन मैं देख पाता हूँ कि भाई वो जो अभी अपन बात कर रहे थे ना, भ्रांता भ्रांत और निर्भ्रांत, उनकी स्थिति भ्रांता भ्रांत भी नहीं थी, उससे ऊपर थे वो निभ्रांत। वो सामने वाले में उनकी अच्छाइयों को देख करके उनके साथ बने रहते थे, उनको दूसरे की गलतियां दिखती ही नहीं थी। वो मेरी गलतियों को देखते ही नहीं थे, मेरी अच्छाइयों को देख करके मेरे साथ जुड़ रहे थे। वो उनकी स्थिति और ऊपर थी भैया, वो गलतियां देखते ही नहीं थे, क्योंकि वो तो अध्ययन कर चुके हैं जागृति क्रम का। वो जागृति क्रम का अध्ययन कर चुके हैं, देख चुके हैं भाई हर पूरा मानव जाति अभी कहाँ है, उसको क्या बार बार देखना, उनको वो तो हमको देखना है ना। अभी हम पूरी मानव जाति का अध्ययन नहीं कर पाए, जागृति क्रम का अध्ययन नहीं हुआ, इसलिए हमको बार बार दूसरों की गलतियां दिख रही हैं। ऐसा गलतियां देखते 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 हमने पूरे मानव जाति का अध्ययन कर लिया, अब क्या देखना बार बार एक ही चीज को, कि क्या देखना भाई, ये जो है दीनता हीनता क्रूरता करता है, ये परधन पर नारी पर पीड़ा करता है, इसको क्या देखना बार बार, हम देख चुके हैं, इवेल्युएट कर चुके हैं। हमको कैसे इसके लिए जागृति क्रम में मैं इसका सहयोगी हो सकता हूँ, यही देखना बनता है। उसके लिए भाई इसमें क्या अच्छाइयां हैं, इसको देख करके मैं उसके साथ जो है जुड़ा रहूं, यही देखना बनता है। जिसको बोल बहुत रहे हैं बढ़िया। दया कृपा करुणा बहुत बोल रहे हैं बहुत भैया। बढ़िया। ये तो ये जो आपने बात कही ना, कि वो कोई कहीं चिंगारी जो सही की है या जो अच्छाई की है, उसको कैसे मतलब प्रज्वलित की जाए, कैसे उसको बढ़ा के यहाँ तक लाया जाए। बिल्कुल, बहुत वो बढ़िया। और ऊपर जो अभी अपन भ्रांता भ्रांत बोल रहे हैं ना, वो धीरता वीरता उदारता वाला स्थिति है। बाबा जी की स्थिति उससे भी ऊपर दया कृपा करुणा थी। कि कहीं पर भी हम्म। कोई वस्तु दिख जाए, कोई पात्रता डेवलपमेंट का कुछ भी दिख जाए, जो जहां पर आया, मतलब मैं तो देखा उनको, जो भी हम्म। व्यक्ति उनके पास आया, उसको वो तुरंत इवेलुएट करते थे, उसकी अच्छाइयां देख करके इसको जागृति क्रम में मैं कैसे आगे बढ़ा पाऊं, यही उनका बनता था। कहाँ जहां पर भी, जैसे हो सकता है कि आप और मैं दोनों लोग बाबा जी के पास पहुंचे, उनको दिखता होगा कि भाई कोई एक जागृति क्रम में आगे है, कोई जागृति क्रम में पीछे है, तो जो आगे वाला है उसका सहयोग करेंगे, पीछे वाले का सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों जहां पर है उससे दोनों को आगे कैसे बढ़ाना है उसका वो प्रयास करते थे। जो जहां पर है, हम्म। जो सबसे लास्ट में है, जो सबसे आगे है, वो दोनों के प्रति जो है उसको जागृति क्रम में कैसे आगे बढ़ाना है, इसका वो प्रयास करते थे। यही है दया कृपा करुणा भी है। लेकिन वो बिल्कुल अब भैया। भैया वो अभी अपन उसका अभ्यास करेंगे तब मुश्किल में फंस जाएंगे भैया। अभी तो अपने को भ्रमता भ्रम गिरता गिरता उतरता करना होगा। तो उनमें भैया वो श्रेष्ठता का कोई को, वो मेरे सामने की बात है, मेरे सामने जो है बोले कि आज के दिन हम अकेला ज्ञानी हूं तो विशेष हूं, कल के दिन सब हो जाएंगे तो हम सामान्य हो जाऊंगा। उनमें हमेशा ये हम्म। था कि मैं सामान्य बनूं। और जो भी मैं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, बीटेक कर रहा था, मैं आया, मैं जो है कि बाबा जी जो आपको समझ पाया वो पूरा समझना है, तो मेरा उत्साहवर्धन किया, आप तो आईआईटी के हो, आप तो हर दिन इतना पेज पढ़ने वाले, आपके लिए तो ये पूरे 3,000 पेज पढ़ने में तो आपको 6 महीने लगेंगे, 6 महीने में आप पूरा समझ जाओगे। तो मैंने पूछा जो बाबा जी आपको अनुभव हुआ, बोले हाँ बिल्कुल। तो आपको जो 20 साल में अनुभव हुआ, हाँ हाँ आपको हो जाएगा। मतलब वो सामने वाले को कभी भी कम आकलित नहीं किए, हमेशा। कि ये हम्म। 6 महीने का अछोटी में अध्ययन शिविर हो रहा था, तो उसमें सब लोगों से जा करके वो पूछे, मतलब जो अध्ययन शिविर जो कंप्लीट हुआ 6 महीने का, कि भाई कब प्रमाणित हम्म। होंगे, कब प्रमाणित होंगे। तो श्री राम भैया से भी पूछा उन्होंने, उन्होंने कुछ कहा 20-25 साल या 15-20 साल। वो बड़ा वो हुए, वो आकर के फिर जब रूम में आए,
तो बाबा जी से, मतलब बाबा जी ने उनको कहा, हम बुढ़ापे में प्रमाणित हुआ, तुम भी चाहते हो बुढ़ापे में प्रमाणित हो? मतलब उनकी ये अपेक्षा है कि भाई ये हमसे पहले प्रमाणित हो। हम्म इसका मतलब सामने वाले को योग्य देख रहे हैं ना भैया। हम्म भाई वो उनकी आशा गजब की थी, वो सब में अच्छाइयों को देख करके वो प्रसन्न रहते थे कि ये हमसे अच्छा कर पाएगा। श्री राम भैया से कभी बात होगी ना सेशन में, पूछिएगा। ए मिनिमम ब्यूटीफुल पर्सन, वो अपने आप को बोलते थे कि मैं मिनिमम ब्यूटीफुल पर्सन हूँ, बाकी सभी लोग हमसे अच्छा ही जिएंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग किया। हम हम्म मिनिमम हो, आप सभी हमसे अच्छा ही जिएंगे। और ये सिर्फ भाषा रूप में नहीं था भैया, उनका भाव रूप में भी था। उनमें कोई घृणा द्वेष अपेक्षा बिल्कुल नहीं था, किसी को निकृष्ट मान रहे हैं बिल्कुल नहीं था भैया। हमको लगता है कि भाई हमसे नहीं छूट रहा है तो उनमें भी होगा, भैया वो बिल्कुल अलग स्थिति के मानव थे। यही तो कह रहे हैं, मैं ये जो लाया भैया, ये इसका जो ये था ना, कि भ्रमित मानव जागृति क्रम से जब जागृत होता है, तब जागृति इष्ट होने के आधार पर जो भ्रमात्मक गुण स्वभाव रहा है वह शनय शनय विलय हो जाता है। अब हम्म इसमें देखिए क्या सुंदर लिखा है, इष्ट के गुण स्वभाव धर्म से पूर्णतया प्रभावित हो जाना ही तद्रूपता है। स्वमूल्य का इष्ट के मूल्य में विलीनीकरण ही तदात्मता है। इष्ट का आश्रय भाव ही इष्ट का आश्रय भाव ही तत्सानिध्य है। इष्ट का दर्शन मिलते रहना ही तदावलोकन है। अभी दिक्कत क्या हो गया है ना, कि ये इष्ट का हमको तदावलोकन ही नहीं हो रहा है, आश्रय भाव ही नहीं मिल रहा है। जैसे जो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, तो बाबा जी को मैं देख रहा हूं ना, वो इष्ट के दर्शन हो रहे हैं। इष्ट के दर्शन होने से होता क्या है, कि हम में ये प्रभाव आता है कि हम भी वैसा हो जाए, तादात्म्यता के लिए हमारे में दबाव आता है। तो ये एक जो चीज है कि जागृत मानव के रहने से, सशरीर रहने से एक अलग तरीके का प्रभाव तो होता है समाज पे, क्योंकि उनको ये दर्शन मिलते हैं। किस चीज का? इष्ट का दर्शन मिलता है। जागृति रूपी इष्ट का दर्शन जो है वो मिलेगा किसमें? किसी जागृत मानव में ही तो मिलेगा। मैं जागृत नहीं हूं तो इसलिए जो है मेरे सानिध्य में जो लोग हैं उनको इसका दर्शन भी नहीं मिल रहा है, और ना ही मेरे आसपास लोग जागृत मानव हैं, इसलिए मुझे भी इष्ट का दर्शन नहीं हो रहा है। इष्ट के दर्शन होने से काफी प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? कि भाई हम भी, हमारे भी जो गुण स्वभाव धर्म है वैसे हो जाए, इसकी प्रेरणा मिलती है। ये मैं खुद जो है दोनों स्थितियों में, जब बाबा जी थे और जब नहीं है, दोनों स्थितियों में मैं देखता हूं कि एक है, परिवर्तन है। लेकिन वही है कि अब क्या करें, मतलब अभी की जो है स्थिति, वो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इन फ्यूचर लगता है कि ये जो जागृत मानव परंपरा बननी है, तो उसके लिए जागृत मानव की आवश्यकता तो होगी। एकाएक ऐसा नहीं होगा कि कुछ जो है लाख करोड़ जागृत मानव एक साथ धरती पे आ जाएंगे। मुझे लगता है हम सभी लोगों में से ही कुछ लोगों को जागृत होना पड़ेगा। और जागृत होने का प्रमाण ही है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको जागृति का दर्शन होगा हमारे माध्यम से, तभी परंपरा बनेगी। हाँ तो भैया तभी तो ये, नमस्ते। भाई जैसा जी रहे थे कंटेंट मिला, बाबा जी के ऑडियो वीडियो सुने, उनसे जो प्रभावित हुए और उनको जब अपने में जांचना शुरू किया, तो वो एक एक स्वीकृति तो बनी और उसमें चलने के लिए एक तत्परता भी बनी, और काफी डीपली इसको इसमें जानने का एक बना। तो तभी तो एक क्वेश्चन और ये स्थितियां बनी, और ऐसी बातें जो आप लोगों से भी जो प्रश्न किए जा रहे हैं, ये तभी वही मैं रख रहा था, जहां जहां रुकावट है उसको कैसे कितनी क्लेरिफाई किया जाए। जैसे अभी आपने बहुत बातें रखी तो मेरे बहुत उनको मैं रिलेट कर पाया भाई। और नमस्ते भैया। नमस्ते सबको। मेरी आवाज आ रही भैया? हाँ हाँ भैया, आ रही अरे है भैया, बोलिए ना। हाँ, थोड़ा लेट जुड़ा था इसलिए मैं आपके संवाद को सुन ही रहा था और काफी अच्छा लगा जिस तरह का डिस्कशन हुआ। और मैं तो काफी जूनियर हूँ, नया हूँ, तो बट मैं जो समझ पाया हूँ उसको रखने की कोशिश करता हूँ। तो बाबा जी की जो बात आई अभी, नेस्ट और श्रेष्ठ की बात जो आ रही थी, तो मैं तो इसको बहुत सिंपल एग्जाम्पल से देखता हूँ भैया। तो अभी मैं जैसे घर में बैठा था और बाहर सूर्यास्त हो रहा है, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, और जैसे ही मैं बाहर आया तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो बाबा जी या बाबा जी जैसे जो भी व्यक्ति हुए हैं, मुझे लगता है वो तो उस स्थिति में है कि वो जानते हैं कि बस ये घर में बैठा है, बाहर नहीं आए। जब ये बाहर आ जाएगा तो ये भी मेरे जैसा ही है,
उस स्थिति में वो लोग होते हैं, चाहे बाबा जी की बात करें, चाहे अष्टावक्र की बात करें, चाहे जो भी उस लेवल के व्यक्ति हुए हैं। और जो बात हम पहले भी कर रहे थे, विचार और भाव और उसके, तो मैं जो पकड़ पाया हूँ इस दर्शन से जुड़ने के बाद, कि विचार भाव ये सब चल ही रहा है, कल्पनाशीलता, और इसके पीछे अगर हम देखें, विचार के पीछे भाव हैं, भाव के पीछे संस्कार, और संस्कार के पीछे समझ है या दृष्टा है। तो मैं तो इस प्रैक्टिस को जब से कर रहा हूँ, और इसमें बड़ा उपकार है, मैं क्योंकि 2-3 बार कानपुर भी जाना हुआ, तो गणेश सर ने एक इसी कंटेंट को इस रूप में भी एक विधि के रूप में रखा हुआ, और मैं उसको प्रैक्टिस करते हुए देख रहा हूँ कि जहाँ भी मेरा जीना होता है, जब भी, जिस क्षण भी, हर क्षण अगर मैं अवेयर हूँ तो मेरे पास 2 चॉइस होती है, या तो मैं शरीर मूलक यानी कि इंद्रिय मूलक जो भी हैं उसको एक्सेप्ट करूं, या मेरे अंदर जो मूल्य मूलक या जो लक्ष्य मूलक हैं, तो ये दोनों चॉइस हर पल मुझे दिखाई देती हैं। अब चॉइस मेरे पास है, अगर मैं अवेयर हूँ तो मैं ठीक चुन पाता हूँ, और मैं अवेयर नहीं हूँ तो मैं गलत चुन लेता हूँ, और गलत चुनते ही तुरंत ध्यान जाता है कि यहाँ गलत चुनाव हुआ है। तो फिर ये सारा श्रेष्ठ नेस्ट बाहर क्या हो रहा है, तो बात पकड़ में आती है कि प्रभावित करना या प्रभावित होना दोनों ही नहीं होता है। और एक बात की तरफ ध्यान जाने लगा है कि सुख मेरा स्वभाव है। तो मुझे लगता है कि वो जो प्रैक्टिस है, जो आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया होगा, या नहीं तो आप दर्शन के माध्यम से अपना एक्सप्लोरेशन कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर पल अगर वो हमें ध्यान में रहे तो धीरे धीरे हमारा चित्रण बदलने लगता है। और मैं ऐसा ही देख पा रहा हूँ कि जो भी श्री राम भैया, जो भैया बोल रहे थे, रविकांत भैया, कि एक बार पहले भी बहुत डिटेल में भैया ने बात की थी कि धीरे धीरे जो हमारा ये जो रुचि मूलक आस्वादन या इस तरह का जो चित्रण जो हो रखा है, उसका जो खाका भरा हुआ है, उसकी जगह धीरे धीरे संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व पर ध्यान जाने लगता है, तो धीरे धीरे वो वाला खाका भरने लगता है। और जैसे जैसे वो भरने लगता है तो हमारा सुख निश्चित होने लगता है। जितने समय वो हम उसको ध्यान में रख के जीते हैं, तो उतना वो हम उस समय पे सुखी हो पाते हैं। और अगर नहीं है तो ध्यान जाता है, क्योंकि जैसे ही दुखी होते हैं, जैसे ही हमारे अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, इस तरह की चीजें आती है, तो वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, सबके लिए, कि हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज करें कि देखो जैसे ध्यान हटा, जिस पल ध्यान हटा, और जैसे ही मेरा वापस इंद्रिय मूलक या शरीर की तरफ, या जो बाहर से प्रभावित होने वाला कार्यक्रम, क्योंकि उसकी भी कई समय से प्रैक्टिस है, हमारे संस्कारों में बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है बहुत गहराई में जाके देखें तो सारा जो हो रहा है हमारे संस्कार की वजह से होता है। तो अगर हमारा ध्यान विचार के पीछे भाव, भाव के बीच, मतलब कार्य व्यवहार के पीछे विचार, विचार के पीछे भाव, भाव के पीछे संस्कार, और संस्कार के पीछे समझ या दृष्टा, तो मुझे लगता है कि बड़ा आसान हो जाता है। और मैं इसका जो प्रभाव है, इसके जो इम्प्लीकेशंस है, मैं अपने जीने में देख पा रहा हूँ। तो बस इतना सा मुझे रखना था। हो सकता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, तो मुझे माफ करें। ठीक है, बस इतना ही कहना था। बढ़िया भैया। वही वो एक तो देखिए, मतलब जैसा इस तरीके से अपन दर्शन में भाव, भाव के पीछे विचार, विचार के पीछे संस्कार, के पीछे दृष्टा। अभी मतलब ऐसा दर्शन में तो नहीं है कि भाई दृष्टा जो है मानव जो है, बाबा जी तो वो बोल रहे हैं कि सीधा वो आत्मा ही दृष्टा होता है, मतलब वहीं से ही दृष्टा भाव आता है, उससे पहले तो दृष्टा भाव आता नहीं है। ठीक है, लेकिन उस पर अपन बाद में बात कर सकते हैं कि वो उसका क्या मतलब है। लेकिन आज की जो चर्चा हुई इसमें से और किन्हीं को कुछ अपना बात रखना हो, 4 मिनट है, शेयरिंग करना हो। हाँ भैया, एक बात नमस्ते रखना भैया, था। मेरी आवाज आ रही? हाँ, जी रखिए। जी, रखिए रखिए आप। अच्छा, भैया बोले ना मेरे दुख का कारण मैं हूँ, तो मुझे आगे आया कि मेरे दुख का कारण मैं हूँ और उसका कारण भ्रम है, और यही मेरे जागृति का कारण है। जब मुझे दुख नहीं होगा, पशु मानव के रूप में जीऊंगा या फिर, है ना, तो फिर आगे के लिए मैं प्रयास ही नहीं करूंगा। जब दुखी होता हूँ तो समाधान ढूंढता हूँ कोई भी परिस्थिति से। एक विचार है, और एक मेरा है भैया, जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं या ज्यादा ही चाहते हैं उसका, संबंधी का, तो उसकी गलती हमें स्वीकार नहीं हो पाती, ये हमें पीड़ा रहती कि हम उसको अच्छा कैसे नहीं बना पाते। तो ये अपनी कमी ही
है ना, मैं जागृत नहीं हूँ तो मेरा प्रभाव उस पर पड़ नहीं रहा है ना, मेरी ही कमी दिखने लगती है। तो ऐसा है कि ये भी हमारे जागृति का कारण बनेगा, जितनी पीड़ा होगी और अव्यवस्था दिखती है तो भी हम व्यवस्था बनाने के लिए, जैसे बार बार बोल रहे हैं, प्रकृति का पूरा व्यवस्था देख के, तो यही तो जागृति और परंपरा बनाने का, व्यवस्था बनाने का कारण बनेगा, ऐसा देखती हूँ। और बाबा का सुनती हूँ ना, मैं बहुत पीड़ित होती हूँ तो वो बात याद आती है, जागृति के क्रम में रीढ़ की हड्डी से एक मन पसीना निकलेगा। तो ये मुझे इतना ही भैया, धन्यवाद। भैया प्रशांत भैया, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ भैया, जो जैसे आपने रखा बाबा जी का जो एग्जाम्पल आप दे रहे थे, तो उससे एक ध्यान गया कि जो उत्साह पूर्वक जो वातावरण वो बना रखे थे, तो उससे तो बहुत अच्छा एक प्रभाव दिख रहा है कि मतलब वो जो जो आपने एक्सप्लेन किया, तो सामने वाले के लिए तो वो मतलब प्रेरणा ही बना है, बना रहता रहेगा मेरे ख्याल से। तो मेरा एक इसी से संबंधित, जैसे हमने पहले जो चर्चा की कि अ, जो स्वयं में जो स्थिति बनी रहती है, जैसे जो अस्थिरता बनी रही रहती है, और अस्थिरता का जो मूल में कारण है, जो जैसे आवेश है, आवेश से जो अतिक्रमण आक्रमण से जो प्राप्त दबाव है, जिससे हम काम क्रोध मद मोह मत्सर लोभ के हिसाब से देखते हैं, और हठ जो है वृत्ति के लेवल पे विचार, स्वयं का विचार से ही प्रभावित रहना, अभिमान जैसे कि स्वयं का अधिमूल्यन अवमूल्यन ही अभिमान की जो संज्ञा है, तो उससे भ्रमित चित्रण और अहंकार, सो आत्म बुद्धि की बेसिकली स्वयं के प्रभावित रहना, और उसी को श्रेष्ठ मानना। सो ये सब चीजें एक मतलब धीरे धीरे क्रमशः ऐसे लगता है कि इस पे ध्यान जाता है, तो इसी में काफी ध्यान बना रहता है कि नहीं ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे एनालिसिस एक बनता है। एक पर्टिकुलर देर के बाद ऐसे लगता है कि नहीं, इससे इसको बेहतर कैसे करें। तो जैसे आपने रखा है कि स्थिरता बना के रखना है, और स्थिरता बनाने के लिए दृढ़ता वीरता उदारता, ये जो पक्ष है उसी के साथ ये बना रह सकता है। और स्थिरता एक बार बन पाए, और ये बेसिकली उसके लिए क्या जरूरी है, इस पे ध्यान देना। तो ये ऐसे ध्यान जा रहा है कि ये क्रमशः ऐसे कर पाएंगे। और बहुत अच्छा ध्यान आकर्षण किया अभी आपने, तो आई थिंक दिस रियली हेल्प्स। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। और कोई रखना चाहेंगे निवर? तो समय भी हो गया है, तो क्या कल मिले बताइए।